एक वर्ल्ड मैप इमेजिन करें ना तो कैसा लगेगा? आई मीन हर जगह कुछ ना कुछ बदल रहा है, कहीं बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं, कहीं नए ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं, तो कहीं लिटरली वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली यार, मतलब एक छोटी सी बॉडी ऑफ वाटर में एक डिस्प्यूट चल रहा है एंड सडनली बूम, पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड फ्रीज हो जाता है। राइट, सोचो एक सिंगल चोक पॉइंट दुनिया की इकोनॉमी रोक सकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम दोस्त यही डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन है न्यूज थ्रू मैप्स को डीपली समझना, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंस से। सही बात। और आज का मैप सेशन बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज से, जहां अभी एक्चुअल क्राइसिस चल रहे हैं। फिर एक क्विक फायर मोड में अदर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज कवर करेंगे। उसके बाद विल मूव टू प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, और फाइनली इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस पर आएंगे। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का कनेक्शन एकदम लॉजिकल होगा। सो दैट्स कूल ना, एकदम लॉजिकल फ्लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां 1 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सो लुकिंग एट आवर नोट्स, हमारा पहला सेक्शन है टॉपिक नेम म्यांमार सगइंग रीजन, ब्रॉड माइक्रो थीम कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज। तो यार इतने मैसिव स्केल पर डिस्प्लेसमेंट का कोर लॉजिक क्या है? सो बैकग्राउंड ये है कि रखाइन स्टेट में 2020 की वायलेंस के बाद से ना रोहिंग्या मुस्लिम्स का मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड ज्योग्राफी प्लेज अ ह्यूज रोल यहाँ पर। ओके, कैसे? बेसिकली म्यांमार मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में लाई करता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर बहुत डीप है। राइट, सिक्योरिटी इश्यूज, राइट? एग्जैक्टली। सिक्योरिटी और रेफ्यूजी क्राइसिस दोनों। रीजनल इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर है क्योंकि बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं। वेट होल्ड ऑन, अगर रेफ्यूजीज स्पिल ओवर हो रहे हैं इंडिया में, तो दोस्तों हमारी ज्योग्राफी क्लियर होनी चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंडिया के कौन से स्टेट्स डायरेक्टली म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? 4 स्टेट्स हैं लॉजिकली, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ओ, इसका कोई हैक है याद रखने का? हाँ यार, याद रखना, हैक बहुत सिंपल है। MMNA बॉर्डर स्टेट्स। गॉट इट, MMNA। एंड रखाइन स्टेट जहां से वायलेंस स्टार्ट हुआ, वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है म्यांमार के? वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, एकदम कोस्ट लाइन पर। कोस्ट लाइन से याद आया, इसके साउथ में कौन सा सी पड़ता है? साउथ में अंडमान सी है। और साउथ वेस्ट में? वहां भी एक मेजर वाटर बॉडी है ना। यस, साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है। मेक सेंस। तो लॉजिकली अगर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से लोग फ्ली कर रहे हैं एंड बे ऑफ बंगाल वहां है, तो सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज कहाँ गए? बांग्लादेश गए हैं। इसका भी हैक ले लो, बी फॉर बे ऑफ बंगाल एंड बी फॉर बांग्लादेश। ब्रिलियंट। तो दोस्त जहां भी हो, लेट्स पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, द 4 MMNA बॉर्डर स्टेट्स। सही है। इन शॉर्ट, म्यांमार की अंदरूनी हिंसा ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा कर दिया है। क्रेजी। अच्छा, म्यांमार के जंगल से निकलकर अब उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जहां एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स डायरेक्टली क्लैश करते हैं। लेट्स जंप टू एन आइलैंड इन अफ्रीका जहां जेन जी ने लिटरली एक गवर्नमेंट ही गिरा दी। सो नेक्स्ट है टॉपिक नेम मैडागास्कर, broad micro theme conflict afflicted areas. Usually we hear about Madagascar's unique biodiversity, right? पर अब ये political unrest का epicenter बन गया है। हाँ यार, मैडागास्कर बेसिकली इंडियन ओशन में ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर लोकेटेड है और रिसेंटली वहां एंटी गवर्नमेंट जेनजी प्रोटेस्ट हुए जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली फॉल कर गया। ओह वाओ। ये पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट का एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन है और इसका इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, समझे? राइट, लेट मी टेस्ट माय मैपिंग स्किल्स हियर। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? I think it starts with an A. Antananarivo, right? Spot on. Antananarivo. Nice. And island rankings में, is it the largest? नहीं, Greenland is the first, I know that. Correct. So Madagascar is the second largest island country in the world. Okay. और अगर मैं इसके ईस्ट में देखूं मैप पर, तो कौन सी टेरिटरीज आती हैं? ईस्ट में मॉरिशस और रिनियन है, जो बेसिकली फ्रेंच टेरिटरीज हैं। अच्छा। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में तुम्हें म्योट और कोमोरोस मिलेंगे। Fascinating. And what about the biodiversity? Is it true कि यहाँ का फ्लोरा एंड फौना दुनिया में कहीं और नहीं मिलता? Absolutely true. Approximately 90% endemic species हैं, मीनिंग दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। माइंड ब्लोइंग। दोस्त थोड़ा सोच लो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। परफेक्ट। इन शॉर्ट, मडागास्कर सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल अपहीवल के लिए भी हाईली रेलेवेंट हो चुका है। प्रोटेस्ट से अनरेस्ट तक तो ठीक है यार, बट जब अनरेस्ट एक फुल ब्लोन सिविल वॉर बन जाए तो क्या होता है? लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट केस। टॉपिक नेम सूडान, ब्रॉड माइक्रो थीम कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज। एक ही देश की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में क्यों लड़ रही हैं? तो बेसिकली अप्रैल 2023 से सूडान में आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसको RSF बोलते हैं, उनके बीच एक ब्रूटल पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। RSF, राइट? हाँ, और वहाँ जमजम और अबू शोक जैसे रिफ्यूजी कैंप्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एल-फैशर और टूटी आइलैंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बन चुके हैं। सो इट्स एसेंशियली एन इंटरनल पावर ग्रैब। लेकिन इसका रीजनल स्पिलओवर बहुत खतरनाक होगा क्योंकि सूडान फिजिकली बहुत बड़ा है, अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ना? पहले लार्जेस्ट था बट साउथ सूडान के अलग होने के बाद 3rd लार्जेस्ट हो गया। राइट। तो कितने कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? टोटल 7 कंट्रीज। सुनो ध्यान से, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया,
साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और लीबिया। 7 बॉर्डर्स, माय गॉड। एंड रिवर सिस्टम्स भी क्रूशियल है यहाँ। व्हाइट और ब्लू नाइल का कॉन्फ्लुएंस एग्जैक्टली कहाँ होता है? खार्तूम में होता है, जो इनकी कैपिटल है। और वो जो आरएसएफ है, जिनकी आर्मी के साथ लड़ाई हो रही है, उनका फुल फॉर्म प्रीलिम्स के लिए याद रखना जरूरी है। रैपिड सपोर्ट फोर्स, करेक्ट? एग्जैक्टली, रैपिड सपोर्ट फोर्स। तूने जमजम कैंप मेंशन किया, ये स्पेसिफिकली कहाँ लोकेटेड है? ये नॉर्थ दारफुर के स्टेट कैपिटल एल्फाशर के ठीक साउथ में है। गॉट इट। और मैरीटाइम बाउंड्री क्या है? आई मीन सुडान किस मेजर वाटर बॉडी को टच करता है? रेड सी को टच करता है, विच नेचुरली मेक्स इट हाईली स्ट्रेटेजिक। डेफिनेटली। चलो दोस्त, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग तूती आइलैंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू एंड व्हाइट नाइल। ऑसम। इन शॉर्ट, सुडान का स्ट्रगल नाइल रिवर बेसिन और रेड सी की जियोपॉलिटिक्स को सीवियरली इंपैक्ट कर रहा। सही बात। सुडान का सिविल वॉर एक इंटायर रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, बट हमने देखा है कि एक वॉर पूरी दुनिया को कैसे स्टार्व कर सकती है, लाइक एनर्जी और फूड क्राइसिस से। सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट, टॉपिक नेम। यूक्रेन एंड बाल्टिक सी। ब्रॉड माइक्रो थीम। कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज। जब यूक्रेन का सेंट सोफिया कैथीड्रल मिसाइल का शिकार होता है ना, तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, लिटरली हिस्ट्री डिस्ट्रॉय होती है। सही कहा। एंड इस वॉर ने ग्लोबल फूड और एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर कर दिया है। यूक्रेन एक्चुअली यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया के बाद, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। इसकी ज्योग्राफी ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है। इसके बॉर्डर्स बेलारूस, रशिया, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगते हैं। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ बॉर्डर्स। इसके अलावा अगर हम बाल्टिक सी की बात करें तो रिसेंटली टेंशन बहुत स्पाइक हुई जब रशियन फाइटर जेट्स ने वहां एयरस्पेस एंटर किया एंड फिर जर्मनी को इंटरवीन करना पड़ा। बाल्टिक सी बेसिकली नेटो और रशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट बन चुका है। ओके, लेट्स मैप यूक्रेन्स ज्योग्राफी फर्स्ट। इसके माउंटेन्स कहाँ लोकेटेड हैं एग्जैक्टली? कापाचिन माउंटेन्स इसके वेस्ट में है और क्रिमियन माउंटेन साउथ में है। ओके, और नीपर रिवर जो आई थिंक कीव के थ्रू फ्लो करती है, वो कहाँ ड्रेन होती है? वो सीधा ब्लैक सी में जाकर ड्रेन होती है। नाउ कमिंग टू द बाल्टिक सी, आई नो इट्स अ ब्रैकिश वाटर बॉडी एंड जनरली कंसिडर्ड द यंगेस्ट सी, पर इसको 9 कंट्रीज सराउंड करती हैं। यूपीएससी के लिए कोई सॉलिड मेमोरी हैक है इसका? एब्सोल्युटली है यार। हैक नोट कर लो। रूडे, जर्मनी, पॉलिश फिल्म्स एंड स्वीडिश। व्हाट? रूडे, जर्मनी, पॉलिश फिल्म्स एंड स्वीडिश? हाँ, मतलब रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, स्वीडन और एस्टोनिया। ब्रो, दैट इज अ ब्रिलियंट ट्रिक। सीरियसली? अच्छा, और कील कनाल कहाँ है जो इस बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ता है? वो जर्मनी में है। ये एक वाइटल आर्टिफिशियल वाटरवे है ट्रेड के लिए। एक आखिरी चीज, बाल्टिक सी के 3 मेजर गल्फ्स कौन से हैं? 3 गल्फ्स हैं, गल्फ ऑफ वॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ गडांस। सुपर क्लियर। दोस्त, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग कॉपेशियन इन द वेस्ट, क्रिमियन इन द साउथ। और दूसरा प्रैक्टिस करो, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ गडांस। इन शॉर्ट, यूक्रेन की ज्योग्राफी उसकी फेट डिसाइड कर रही है और बाल्टिक सी अब नेटो और रशिया टेंशन का अल्टीमेट एपिसेंटर है। बात समझ आ रही है ना हम सबको? बाय द वे, एक छोटी सी चीज, अगर ये डीप इनसाइट्स और मेमोरी हैक्स तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लेना। हम सब ऐसी डिटेल्ड नोट्स अपनी कम्युनिटी में रेगुलरली शेयर करते हैं, सो डेफिनेटली ज्वाइन इन। यस, 100%। अब देखो, यूक्रेन की वॉर तो जियोपॉलिटिक्स और बॉर्डर्स की वजह से है, बट अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट्स में वॉर लिटरली उन रिसोर्सेज की वजह से है जो हमारी जेब में है। सो मूविंग टू टॉपिक नेम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डीआरसी, ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज। तो यार, हमारे स्मार्टफोन्स में जो कोबाल्ट यूज होता है वो जिस देश से आता है, वहां लोग शांति से क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि डीआरसी नेचुरल वेल्थ में जितना रिच है ना, वही उसका सबसे बड़ा कर्स बन गया है। सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड डीआरसी कॉन्टिनेंट का सेकंड लार्जेस्ट देश है ज्योग्राफिकली। ईस्टर्न कोंगो में रवांडा बैक्ड M23 रेबल्स और कोंगोलीज फोर्सेस के बीच एक परमानेंट सीजफायर की उम्मीद थी, बट वो कंप्लीटली फेल हो गई। यहाँ की मिनरल वेल्थ ग्लोबल टेक सप्लाई चेन्स के लिए क्रूशियल है, but internally it's bleeding the country. So it's literally a war funded by the very materials we use daily. ये जो M23 rebels हैं, जिनका नाम मार्च 23 मूवमेंट से आता है, उनका प्राइमरी एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? ये लोग प्रेडोमिनेंटली एथनिक तुत्सीज हैं। ओके, और यहाँ का ज्योग्राफी बहुत एक्सट्रीम है। कॉन्गो रिवर की रैंकिंग क्या है अफ्रीका में? लेंथ के हिसाब से ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, राइट आफ्टर द नाइल रिवर। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट? ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न के बाद। अनबिलीवेबल। और टेक सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने वाले स्पेसिफिक की मिनरल्स कौन से हैं यहाँ पे? 3 सबसे मेन है, कोबाल्ट, कॉपर और गोल्ड। ये सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं वहां से। और ये मिनरल कॉन्फ्लिक्ट डीआरसी के किस स्पेसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अभी? ये मोस्टली ईस्टर्न डीआरसी में है, स्पेसिफिकली नॉर्थ किवू और इटूरी प्रोविंसेस में। गॉट इट। दोस्त, जल्दी से पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग कोबाल्ट, कॉपर एंड गोल्ड इन ईस्टर्न डीआरसी। सही। इन शॉर्ट, डीआरसी की इमेंस मिनरल वेल्थ ही उसके प्रोलॉन्ग्ड खूनी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है। मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके आपको उन्हें ट्रांसपोर्ट भी तो करना होता है ना, एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स कम इन। लेकिन एक छोटा सा 43 किलोमीटर का प्रपोज्ड रास्ता कैसे इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर के चाबहार इन्वेस्टमेंट को थ्रेटन कर सकता है? लेट्स चेक आवर नेक्स्ट सेक्शन। टॉपिक नेम, ज़ैंगज़ूर कॉरिडोर एंड टावॉन स्ट्रेट, ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज। राइट, तो हम ज़ंगेज़ूर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं।
ये बेसिकली आर्मेनिया के स्यूनिक प्रोविंस के थ्रू एक 43 किलोमीटर का रूट है। इसका मेन काम क्या है? ये अज़रबैजान के बाकू पोर्ट को उसके एक्सक्लेव नक्शिचेवान से जोड़ेगा और फिर आगे टर्की से कनेक्ट करेगा। आई सी। तो इंडिया इसमें क्यों इतना कंसर्न्ड है? इंडिया इसलिए कंसर्न्ड है क्योंकि ये कॉरिडोर एक डायरेक्ट ऑल्टरनेट पाथवे ऑफर करता है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST और चाहबार पोर्ट की रीजनल लिवरेज को कंप्लीटली बाईपास कर सकता है। आजकल ट्रेड रूट्स बेसिकली वेपन्स बन चुके हैं। मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। और दूसरी तरफ एशिया में ताइवान स्ट्रेट एक मैसिव फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। चाइना ने यहाँ रिसेंटली स्ट्रेट थंडर 2025A नाम की मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स लॉन्च की। ये दुनिया का सबसे अहम वाटरवे बन चुका है। 44% कंटेनर फ्लीट यहीं से गुजरती है। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन फॉर आवर मेमोरी बैंक्स। जंगिजोर कॉरिडोर आर्मेनिया के किस प्रोविंस से गुजरता है एग्जैक्टली? स्यूनिक प्रोविंस से। और ये किन दो स्पेसिफिक पोर्ट्स या रीजन्स को कनेक्ट करता है? आई मीन अज़रबैजान के कॉन्टेक्स्ट में। ये बाकू पोर्ट से लेकर नाक्चिवान ऑटोनोमस रीजन को जोड़ता है। गॉट इट। मूविंग टू द ताइवान स्ट्रेट, इसका एक और पुराना हिस्टोरिकल नाम भी है ना? हाँ, इसको हिस्टोरिकली फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं या फिर कभी-कभी ब्लैक डिच भी बोलते हैं। ये स्ट्रेट किन दो मेजर सीज को डायरेक्टली कनेक्ट करती है? ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करती है। और वहाँ एक इमेजिनरी मीडियन लाइन है जो मैरीटाइम बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। उसका ऑल्टरनेट नाम क्या है? उसको डेविस लाइन कहते हैं। पर याद रखना, चाइना इस लाइन को ऑफिशियली कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता। राइट। दोस्त पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग बाकू पोर्ट टू नक्शिवन ऑटोनमस रीजन और एक और प्रैक्टिस करो कनेक्टिंग साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज। ऑसम। इन शॉर्ट, ज़ंजेजियर कॉरिडोर मिडिल ईस्ट का एक नया जियोपॉलिटिकल गेम है और ताइवान स्ट्रीट ग्लोबल शिपिंग का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट। चोक पॉइंट से याद आया, रेड सी तो आजकल लिटरल वॉर जोन बन चुका है। हुती रेबल्स वहाँ कार्गो शिप्स को रैंडमली टारगेट क्यों कर रहे हैं? Which brings us to topic name: Red Sea, Taishan Reef and Kerch Strait. Broad micro theme: conflict afflicted areas. सो रेड सी का इशू ये है कि हुती इंसर्जेंसी की वजह से वहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस आ गया है। रेड सी बेसिकली एक मार्जिनल सी है इंडियन ओशन का। ये साउथ में गल्फ ऑफ एडन से बाब एल मंडेब के थ्रू जुड़ा है और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी से सुएज खाल के थ्रू जुड़ा है। राइट, और यहाँ सैलिनिटी भी बहुत हाई है क्योंकि कोई मेजर रिवर इसमें इन्फ्लो नहीं करती। एग्जैक्टली। इसके अलावा दो और हॉटस्पॉट्स हैं। साउथ चाइना सी में चाइना ने टीएक्सियन रीफ सीज कर लिया है। इसका 12 नॉटिकल माइल का टेरिटोरियल क्लेम फिलीपींस के थितु आइलैंड से डायरेक्टली ओवरलैप करता है, जो कि मिलिटाइजेशन को बूस्ट कर रहा है। और तीसरा है ब्लैक सी में। यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट पर एक मैसिव अंडर वाटर ब्रिज अटैक किया। ये स्ट्रेट बेसिकली सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है। ओके, मैप टाइम। आई नीड अ मेमोरी हैक फॉर द रेड सी बॉर्डर्स। टोटल 6 या 7 कंट्रीज है ना? क्या ट्रिक है इसकी? बहुत सिंपल ट्रिक है यार। डेसेज, DESSEYIJ, मतलब जिबूटी, इजिप्ट, सुदान, सऊदी अरेबिया, इरिट्रिया, येमेन, इजराइल और जॉर्डन। नाइस। डेसेज। और रेड सी नॉर्थ में किन दो गल्फ्स में स्प्लिट होता है? ये गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा में स्प्लिट होता है। कूल। बाय द वे, टीएक्सियन रीफ का ऑल्टरनेट नाम क्या है जो न्यूज में आता है? इसको सैंडी के भी कहते हैं और ये एक्चुअली स्प्रैटली आइलैंड्स का पार्ट है। और कर्च स्ट्रेट किन दो सीज को फिजिकली जोड़ता है? ये सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है। रशिया के लिए ये कर्च स्ट्रेट इतना वाइटल क्यों है कि इस पे अटैक से इतना इश्यू हुआ? क्योंकि ये उनके ग्रेन और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का प्राइमरी लॉजिस्टिक्स रूट है। वॉर लॉजिस्टिक्स के लिए ये लाइफलाइन है। Absolutely. Those let's pause and practice saying Bab el Mandeb to the south, Suez to the north. परफेक्ट। इन शॉर्ट, चाहे रेड सी हो, साउथ चाइना सी या ब्लैक सी, आजकल समंदर ही वॉर लॉजिस्टिक्स के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड्स हैं। समंदर से निकलकर अब वापस जमीन पर आते हैं यार। हम सब ने मेट्रो लाइंस के कलर्स सुने हैं, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, बट क्या तुम्हें पता है कि ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन दुनिया में एक्चुअल खूनी कॉन्फ्लिक्ट्स की बाउंड्रीज हैं? सो नेक्स्ट इज टॉपिक नेम 13 other conflict areas. I call this the quick fire round. Broad micro theme, other conflict areas in news. Yes, let's map these 13 invisible lines and regions quickly, एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर में। फर्स्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, जो पाकिस्तान में है, जहां रिसेंटली कैनाल को लेकर हैवी प्रोटेस्ट हुए हैं। सेकंड, सदर्न थाईलैंड, जहां पतानी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मलई मुस्लिम सेपरेटिस्ट के बीच। थर्ड, डोकलाम, जहां इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था और अब वहां 8 साल बाद टूरिज्म खुल रहा है। Right. फोर्थ, ब्लू लाइन, जो लेबनान और इजराइल के बीच साल 2000 की यूएन बाउंड्री है। फिफ्थ, ग्रीन लाइन, जो 1949 का बाउंड्री है इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच। सिक्स्थ, येलो लाइन, जो गाजा के अंदर एक टेम्पररी डिमार्केशन है। सेवेंथ, सीरिया का अल होल रेफ्यूजी कैंप, जो लोगों के रिपैट्रिएशन के लिए न्यूज में है। एट्थ, होडेरा पोर्ट, येमेन में है, जहां इजराइल ने नेवल स्ट्राइक की थी। Okay, that's it. नाइन्थ, कैबो डेलगागो, मोजाम्बिक में एक रीजन है जहां इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स नेचुरल गैस रिजर्व्स के लिए गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। 10th, साहिल रीजन, जिसमें माली, बुर्किना फासो और निजेर आते हैं, यहां जिहादीज इंसर्जेंसी पीक पर है। 11th, कुर्स्क रीजन, रशिया में है, जहां यूक्रेन ने रिसेंटली न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया। 12th, ट्रांसनिस्त्रिया, जो मोल्डोवा के अंदर एक रशियन बैग्ड सेपरेटिस्ट रीजन है। और 13th, साउथ ओसेशिया और अबखाजिया, जो जॉर्जिया में रशियन बैग्ड सेपरेटिस्ट एरियाज हैं। Wow, that was a sprint. Okay, let's test these with 5 cross questions.
सबसे पहले ये जो कलर लाइंस हैं ब्लू, ग्रीन और येलो लाइन, इनका एक्चुअल डिफरेंस क्या है जियोग्राफिकली? देखो, ब्लू लाइन इज लेबनन एंड इजराइल बाउंड्री, ग्रीन line is Israel and West Bank boundary, और yellow line is temporary demarcation inside Gaza. Simple. सुपर क्लियर। काबो डेलगाडो में मेन इकोनॉमिक रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? वहां के massive natural gas reserves, सहेल रीजन के 3 मेन देश कौन से हैं? हैक के साथ बताओ यार। माली, बुर्किना फासो, निजर। हैक है MBN। डोकलम स्टैंड ऑफ किस एरिया के कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था? ये बेसिकली इंडिया, चाइना और भूटान का ट्राई जंक्शन है। और ट्रांसनीस्ट्रिया टेक्निकली किस देश के इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री के अंदर है? ये मोल्डोवा के अंदर है। पॉज एंड प्रैक्टिसिंग। ब्लू लाइन लेबनन, ग्रीन लाइन वेस्ट बैंक, येलो लाइन गाजा है जो लोगों को लिटरली बांट रही हैं। शू द मैप इज लिटरली ऑन फायर दोस्त। अब वॉर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन जगहों की बात करते हैं जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के कारण न्यूज में है। बर्फ से शुरू करते हैं। अमेरिका आखिर ग्रीन लाइन को क्यों खरीदना चाहता था? Moving to topic name, places featuring international developments, part 1, Americas to Arctics. Broad micro theme, places featuring international developments. तो सीन ये है कि यूएसए ग्रीनलैंड में बहुत इंटरेस्टेड है ड्यू टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब REES, और ट्रांस आर्कटिक शिपिंग रूट्स कैसे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका 80% हिस्सा आइस शीट से ढका हुआ है। Okay, पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की आइस पिघल रही है और एक नया Part 1, Americas to Arctics. Broad micro theme, places featuring international developments. तो सीन ये है कि यूएसए ग्रीनलैंड में बहुत इंटरेस्टेड है ड्यू टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब REES, और ट्रांस आर्कटिक शिपिंग रूट्स कैसे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका 80% हिस्सा आइस शीट से ढका हुआ है। Okay, पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की आइस पिघल रही है और एक नया मैरीटाइम रूट खुल रहा है जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न सी रूट या NSR। इंडिया और नॉर्वे अभी इसकी जॉइंट स्टडीज कर रहे हैं। NSR अटलांटिक से पैसिफिक तक जाता है, स्पेसिफिकली बैरेंट्स सी से लेकर बेरिंग स्ट्रेट तक। इसका डिस्टेंस कितना है? ये सिर्फ 13,000 किलोमीटर लंबा है, जो बेसिकली सुएज कैनाल वाले रूट के कंपैरिजन में 10 से 14 दिन बचा लेता है। ओह, और इसके अलावा अमेरिकाज में एक और डेवलपमेंट है। कोस्टारिका का पोएस वोल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। So melting ice is actually creating entirely new trade routes. Let's do some questions. कोस्टारिका किन देशों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है? निकारागुआ नॉर्थ में और पैनामा साउथ में। और वाटर बॉडीज हैं कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन। ग्रीनलैंड, जिसका हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सबसे क्लोज नियरेस्ट नेबर कौन सा है? कनाडा का एल्समेयर आइलैंड इसके सबसे क्लोज है। NSR रूट सुएज कैनाल के कंपैरिजन में एग्जैक्ट कितना ट्रांजिट टाइम बचाता है? लगभग 10 से 14 दिन बचाता है। और NSR किन 2 स्पेसिफिक सीज को कनेक्ट करता है एंड टू एंड? बैरेंट्स सी से स्टार्ट होकर बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है। इस रूट के 5 मेजर पोर्ट्स कौन से हैं? याद रखना, सेबेटा दुदिंका, खतंगा टिक्सी और पिवेक। कूल दोस्त, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग बैरेंट्स सी टू बेरिंग स्ट्रेट। सही। इन शॉर्ट, आर्कटिक की पिघलती बर्फ नए ट्रेड रूट्स और एक पूरी नई जियोपॉलिटिक्स को जन्म दे रही है। बर्फ से सीधे मिडल ईस्ट के डेजर्ट्स में चलते हैं। कतार एक ऐसी जगह है जहां कोई नदी नहीं है, I mean जीरो रिवर्स, फिर भी वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहा है। कैसे? नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नेम, प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, पार्ट 2, मिडल ईस्ट टू ओशंस, ब्रॉड माइक्रो थीम, प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। तो कतर एक्चुअली एक पेनिनसुला है, हालांकि वहाँ रिवर्स नहीं है, पर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदैद एयरबेस वहीं पर है। दूसरी तरफ ईरान है, जहां यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए। ईरान स्ट्रेटेजिकली कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों को टच करता है। ओह वाओ, मिडनाइट हैमर साउंड्स इंटेंस। बहुत इंटेंस था। और एक और मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इंडियन ओशन में हुआ है। यूके ने फाइनली चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस को वापस हैंडओवर कर दिया है, लेकिन उन्होंने डिएगो गार्जिया बेस यूएस और यूके के यूज के लिए 99 इयर्स तक लीज पर वापस ले लिया है। लेट मी क्लैरिफाई द बॉर्डर्स हियर। कतर का इकलौता लैंड बॉर्डर किसके साथ है? आई मीन इट्स ए पेनिनसुला, तो लैंड बॉर्डर एक ही होगा। हाँ, सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। ईरान की किन 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक की बात हुई थी? नतांस, इस्फहान और फोडो। चागोस का कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है? ब्रिटेन ने इसको बेसिकली कब अक्वायर किया था? 1965 में उन्होंने इसको मॉरिशस से 3 मिलियन पाउंड्स में लिटरली खरीद लिया था। और वहाँ जो डिएगो गार्सिया है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडियन ओशन के ठीक सेंटर में एक मैसिव यूएस मिलिट्री बेस है।
यहाँ से पूरे एशिया और अफ्रीका पर नजर रखी जा सकती है। यूके ने चागोस मॉरिशस को हैंडओवर तो किया, पर डिएगो गार्सिया कितने साल के लीज बैक पर लिया? 99 ईयर्स की लीज पर। क्रेजी। दोस्त, पॉज इन प्रैक्टिस सेइंग डिएगो गार्सिया इन द चागोस आर्किपेलागो। यस, इन शॉर्ट, मिलिट्री बेसिस चाहे कतर में हो या डिएगो गार्सिया में, ये सुपर पावर्स की असली स्ट्रेंथ है। बड़े लैंड मासेस और आर्चिपेलागोस से अब हम फोकस करते हैं माइक्रो आइलैंड्स पर। लक्षद्वीप का सबसे छोटा आइलैंड बित्रा, जो सिर्फ 0.105 स्क्वायर किलोमीटर का है, अचानक डिफेंस के लिए इतना ज़रूरी क्यों बन गया है? लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक नेम Islands and channels in news, basically Tokara, Bitra, Maldives and Cyprus. Broad micro theme, places featuring international developments. सो बित्रा को अभी एक्वायर करने का प्लान मैरिटाइम सिक्योरिटी को सीरियसली बूस्ट करने के लिए है, स्पेशली अरेबियन सी में। मालदीव्स भी काफ़ी फोकस में था ड्यू टू EPI लॉन्च वहाँ पर। इंडियन ओशन में ये छोटे आइलैंड्स और उनके बीच के वाटर चैनल्स स्ट्रैटेजी का एब्सोल्यूट कोर हैं। Right. वही जापान में टोकारा आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर डायरेक्टली लाई करते हैं और वहाँ रीसेंट मैसिव अर्थक्वेक्स आए। और फाइनली मेडिटेरेनियन में साइप्रस एक क्लासिक डिवाइडेड आइलैंड स्टेट है। 1974 से टर्की बैक्ड नॉर्दर्न साइप्रस और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के बीच में ये डिवाइड चल रहा है। I always get confused with the degree channels यार। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को सेपरेट करता है। और 9 डिग्री चैनल? ये मिनिकॉय और मैंने लक्षद्वीप आर्किपेलागो को सेपरेट करता है। फिर 10 डिग्री चैनल कहाँ है? ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करता है बे ऑफ बंगाल में। बित्रा आइलैंड की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन फॉर्मली क्या मानी जाती है? उसको AW क्लासिफाई करते हैं, यानी ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। और साइप्रस में डिवीजन एग्जैक्टली किन दो पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच है? ये डिवीजन टर्की बैक्ड नॉर्दर्न साइप्रस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के बीच है। Got it. Pause and practice saying 8 degree separates Minicoy and Maldives. परफेक्ट। इन शॉर्ट, समंदर के बीच बैठे ये छोटे आइलैंड्स एक्चुअल में बड़े-बड़े देशों के चेस पीसेस हैं। सही बात। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक गुड्स पहुंचाने का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो क्या एक नया कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को एक्चुअली 30% तक गिरा सकता है? We are now on topic name, connectivity and blocks, including Philippines, Chile, Singapore, ECOWAS, IMEC, Kaladan, and Great Green Wall. Broad micro theme, places featuring international developments. बिल को गिरा सकता है। हम IEMC की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक मैसिव रेल और शिपिंग नेटवर्क है जो ऑफिशियली टाइम 40% और कॉस्ट 30% तक कम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया म्यांमार का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट 2027 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। ब्लॉक्स भी तो एक्टिव हैं काफी। हाँ, रीजनल ब्लॉक्स बहुत एक्टिव हैं। इकोवास ने अपना 50th एनिवर्सरी मनाया रिसेंटली। ये 15 वेस्ट अफ्रीकन देशों का ब्लॉक है। सिंगापुर अपने जोहर मलाका स्ट्रेट्स के थ्रू हमेशा की तरह ट्रेड हब बना हुआ है। और अफ्रीका का एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है ग्रेट ग्रीन वॉल, जो डिजर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है पर चैलेंजेस फेस कर रहा है। एंड फिलीपींस ने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग की है। लेट्स डू सम रैपिड क्वेश्चंस ऑन दिस। इकोवास का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? अबूजा, नाइजीरिया में। प्रोजेक्ट कंप्लीटली ऑपरेशनल होने का टारगेट टाइमलाइन क्या है? इसका टारगेट अभी 2027 का है। सिंगापुर बेसिकली किन दो मेजर स्ट्रेट्स के बीच फंसा हुआ है? जोहर स्ट्रेट उसके नॉर्थ में है और मलक्का स्ट्रेट साउथ में। बाय द वे, साउथ अमेरिका में चिले का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर किस देश के साथ है? अर्जेंटीना के साथ। ग्रेट। दोस्त, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग इंडिया टू यूरोप वाया मिडिल ईस्ट। ऑसम। इन शॉर्ट, ट्रेड रूट्स और ऐसे रीजनल ब्लॉक्स ही 21st सेंचुरी की रियल फॉरेन पॉलिसी हैं। अग्रीड। ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट है, पर जब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई लाइंस पूरी तरह कट जाएं, तो क्या होता है? गाजा में ऑफिशियल फैमिन डिक्लेयर होने का प्रैक्टिकली क्या मतलब है? लेट्स डाइव इनटू टॉपिक नेम गाजा, पैलेस्टाइन एंड ग्लोबल ब्लॉक्स लाइक बिम्स्टेक एंड नेटो। ब्रॉड माइक्रो थीम, प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। देखो, जब फैमिन डिक्लेयर होता है ना, इसका मतलब है कि सप्लाई लाइंस और बॉर्डर्स कंप्लीटली चोक हो चुके हैं। गाजा बेसिकली मेडिटेरियन सी पर एक छोटी सी कोस्टल स्ट्रिप है। वहाँ रफा और जबालिया जैसे एरियाज अभी कंप्लीटली डेवास्टेटेड हैं। वहाँ एक मोरग एक्सेस हुआ करता था जो की एग्रीकल्चरल स्ट्रिप थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है। दिस इज सो ट्रैजिक। इट इज। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में पैलेस्टाइन को अब
140 से ज्यादा यूएन मेंबर स्टेट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें हाल ही में 4 वेस्टर्न देशों ने उन्हें ज्वाइन किया है। और ग्लोबल अलायंसेस की क्या स्टेट है अभी? ग्लोबल अलायंसेस बहुत हार्ड लाइन ले रहे हैं। नाटो ने ऑफिशियली अपना डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट 5% कर दिया है बाय 2035, और स्वीडन उनका बिल्कुल नया 32nd मेंबर बन गया है। वहीं एशिया में बिम्स्टेक ने अपना 6th समिट बैंकॉक में होल्ड किया। ओके, मैप चेक फॉर गाजा। ये एग्जैक्टली किसके साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है? सिर्फ 2 देशों के साथ, इजिप्ट और इजराइल। ये जो तूने मोराग एक्सिस मेंशन किया, Yeah. ये एग्जैक्टली क्या है? ये हिस्टोरिकली खान यूनिस और राफा के बीच एक एग्रीकल्चरल लैंड और फॉर्मर इजरायली सेटलमेंट एरिया था। वो कौन से 4 वेस्टर्न नेशंस हैं जिन्होंने सबसे रिसेंटली पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया? यूके, कनाडा, पोर्चुगल और ऑस्ट्रेलिया। नेटो का सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? स्वीडन बना है, मेकिंग इट अ 32 मेंबर ब्लॉक। और बिम्स्टेक का रीसेंट समिट किस सिटी ने होस्ट किया? बैंकॉक, थाईलैंड ने। Pause and practice saying Sinai Peninsula between Suez and Gulf of Aqaba. सही है। इन शॉर्ट, मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी और नेटो जैसे अलायंसेस का रैपिड एक्सपेंशन लिटरली एक नए कोल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स और डेवलपमेंट्स देख लिए हमने दोस्त। अब आते हैं स्पेसिफिकली इंडिया पर। इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आजकल एक्सप्लिसिटली ड्रैगन एलिफेंट टैंगो क्यों कहा जा रहा है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नेम बायलैटरल रिलेशंस पार्ट 1 द नेबरहुड। ब्रॉड माइक्रो थीम बायलैटरल रिलेशंस। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो एक मेटाफर है यार। इसका मतलब है कि दोनों एशियन पावर हाउसेस एक दूसरे के साथ कुछ फील्ड्स में कोऑपरेट भी कर रहे हैं और बॉर्डर पर आपस में टकरा भी रहे हैं। लिटरली जैसे डांस में एक दूसरे के टोस पर स्टेप कर देना। हा राइट। उसके अलावा देखो, पाकिस्तान और चाइना अपना सीपेक कॉरिडोर अब अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ये ग्वादर पोर्ट से काशगर तक एक फ्लैगशिप BRI प्रोजेक्ट है। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की थी उसको टेम्पररी अबियंस में डाल दिया है। बिग मूव। या बांग्लादेश के साथ कुछ एक्सपोर्ट फैसिलिटीज रिवोक हुई हैं रीसेंट पॉलिटिकल चेंजेस के बाद, और अफगानिस्तान की डुरांड लाइन पर हमेशा से टेंशंस हैं। प्लस श्रीलंका ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक टॉप अवार्ड दिया। तो नेबरहुड बहुत डायनामिक है अभी। ओके, लेट्स मैप द नेबरहुड डिटेल्स। सीपेक का रूट स्टार्ट और एंड कहाँ होता है फिजिकली? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेके चाइना के शिनजियांग रीजन के काशगर सिटी तक। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रखने का फॉर्मली क्या रीजन दिया गया था? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंप्लीटली रोकने की एक स्टर्न वार्निंग के रूप में। अफगानिस्तान को एशिया का गेटवे तो कहते हैं, बट उसकी जो कंट्रोवर्शियल डुरांड लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? लगभग 2640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ये। बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है जो डिप्लोमेसी और वाटर शेयरिंग में फीचर करती है? जमुना रिवर, जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र का ही डाउनस्ट्रीम पार्ट है। और ये सीपेक किस मैसिव चाइनीज इनिशिएटिव का अम्ब्रेला पार्ट है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। गॉट इट दोस्त। पॉज इन प्रैक्टिस सेइंग गवादर पोर्ट टू काशगर सिटी। परफेक्ट। इन शॉर्ट, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अब सॉफ्ट पावर और स्ट्रिक्ट कूटनीति डिप्लोमेसी का एक डेलिकेट मिक्सचर बन चुकी है। पड़ोसियों को केयरफुली संभालने के बाद अब इंडिया की नजर ग्लोबल सुपर पावर्स पर कहाँ है? लेट्स मूव टू आवर फाइनल टॉपिक। टॉपिक नेम बायलैटरल रिलेशंस पार्ट 2 ग्लोबल सुपर पावर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ब्रॉड माइक्रो थीम बायलैटरल रिलेशंस। तो सीन ये है कि इंडिया अब सिंपली रिएक्ट नहीं करता। इंडिया बेसिकली ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, जो कि यूराल माउंटेन्स और मैसिव वोल्गा रिवर का घर है। सऊदी अरेबिया, जहां का रूबल खाली डेजर्ट बहुत फेमस है और जहां इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई नदी नहीं है, वहां से रिलेशंस और डीपन हुए हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और वेस्टर्न पावर्स के साथ USA, जिसके पास मिसिसिपी रिवर और ग्रेट लेक्स हैं, उनके साथ टेक और डिफेंस टाइज सॉलिड हैं। ब्राजील दुनिया का अकेला देश है जहां से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होते हैं, वहां ब्रिक्स डिप्लोमेसी चल रही है। और जापान, जिसके पास होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू जैसे की आइलैंड्स हैं, वहां टेक पार्टनरशिप अपने पीक पर है। Let me do a quick rapid fire on these global geographies for prelims. रशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर। सऊदी अरेबिया की ज्योग्राफी में क्या मिसिंग है जो उसको लिटरली इतना यूनिक बनाती है? वहां एक भी परमानेंट रिवर सिस्टम नहीं है। ब्राजील के थ्रू कौन सी 2 स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स पास होती हैं? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जापान के 4 मेजर आइलैंड्स को परफेक्टली नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में कैसे याद रखें? होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू। और यूएस के ग्रेट लेक्स को याद रखने का कोई मेमोरी हैक है? बहुत क्लासिक हैक है।
HOMES, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। Simple and effective. Pause and practice saying Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. सही है। इन शॉर्ट, इंडिया अब ग्लोबल सुपर पावर्स की टर्म्स पर नहीं बल्कि उनके साथ बिल्कुल बराबरी से नेगोशिएट कर रहा है। वाओ दोस्त, हमने आज लिटरली पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है इन जस्ट वन सिटिंग। टाइम फॉर अ क्विक फाइनल रिकैप ऑफ एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। बिल्कुल, तो आज हमने कवर किया कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज, जहां म्यांमार से लेकर यूक्रेन और सूडान तक दुनिया भर के मैप्स हिंसा से रंधे हैं और बॉर्डर्स शिफ्ट हो रहे हैं। अदर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, जहां हमने 13 क्विक फायर फ्लैश पॉइंट्स देखे, अनसीन लाइंस देखी जो लोगों को बांट रही हैं। कैसे आर्कटिक की मेल्टिंग आइस नए मैरीटाइम ट्रेड रूट्स खोल रही है और छोटे आइलैंड्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहे हैं। और फाइनली बाइलैटरल रिलेशंस, इंडिया का ड्रैगन एलिफेंट टैंगो से लेकर आईमेक और ग्लोबल सुपर पावर्स तक एक नए ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का कंप्लीटली निर्माण हो रहा है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। पर सोचो दोस्त, आज हम बैठे बात कर रहे हैं कि संगिजूर कॉरिडोर या चाबाहार पोर्ट से आने वाले टाइम में ग्लोबल ट्रेड कैसे शिफ्ट होगा। पर एक डेकेड आगे का जरा सोचो, जब क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक पूरी तरह पिघल जाएगा और नॉर्दर्न सी रूट साल के 365 दिन कंप्लीटली ओपन रहेगा। क्या तब सुएज कनाल या मलक्का स्ट्रेट जैसे हमारे पुराने स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स अपनी वैल्यू कंप्लीटली खो देंगे? और अगर ऐसा सच में हुआ तो उस नए ट्रेड रूट का और इस दुनिया का नया बॉस कौन होगा? That is a very, very chilling thought, यार। है ना? तो बस इस थॉट पर अपनी थिंकिंग चालू रखिए दोस्त। ये था आज का हमारा लंबा और डीप गहन विश्लेषण। नए मैप्स और फ्रेश जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। टेक केयर। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट से शुरू करते हैं गाइज। आई मीन इमेजिन एक ऐसी मैसिव रिवर जो इक्वेटर को लिटरली 2 बार क्रॉस करती है। राइट, द कॉन्गो रिवर। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ राइट हियर इन इंडिया एक रेलवे ब्रिज बन रहा है, द चिनाब रेल ब्रिज, जो पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर्स ज्यादा ऊंचा है। वाओ, दैट इज मैसिव। है ना? हमारी अर्थ कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, चाहे वो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हों या फिर नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। दोस्तों, सोच के देखो, अगर ये सब एक बड़ी इंटरकनेक्टेड स्टोरी हो तो कैसा रहेगा? कूल ना? वेरी कूल। और इस इन डेप्थ डिस्कशन में हम एग्जैक्टली यही कवर करेंगे। आई मीन हम वर्ल्ड और इंडिया की इकोनॉमी अपडेट्स देखेंगे, एक स्मार्ट यूपीएससी रिवीजन स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स और रामसर साइट्स पर जाएंगे। ओह, और हम ब्लू फ्लैग बीचेस, जियोथर्मल प्रोविंसेस, प्रोटेक्टेड एरियाज और रिवर्स को भी मैप करेंगे। उसके बाद वील एक्सप्लोर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ग्लोबल वाटर बॉडीज और नेचुरली डिजास्टर्स और इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस को भी देख लेंगे। राइट, सब कुछ एक ही फ्लो में होने वाला है, सो स्टे ट्यून गाइस। Awesome. So let's kick this off. Topic name: Economy and Infrastructure. Broad micro theme: Global Trade Agreements and Indian Engineering Marvels. आई लव दिस टॉपिक। So hook ये है कि क्या आपको पता है इंडिया और यूके पिछले 3 साल से एक मेजर डील डिस्कस कर रहे हैं? Let's unpack this. यस, लेट्स डू इट। सो चंक का हेडिंग है ग्लोबल ट्रेड एंड इंडियन मार्वल्स। बाय डेफिनेशन ये एसेंशियली ऐसे ट्रेड डील्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। राइट। एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है सोना मोर्ग का जी मोग टनल। मतलब ये लिटरली ऑल वेदर एक्सेस देता है, मेकिंग ट्रैवल सो इजी। एग्जैक्टली। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रेड और कनेक्टिविटी एक कंट्री की एब्सोल्यूट बैकबोन होते हैं। सही बात है। बैकग्राउंड ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेस पाना और बॉर्डर रीजन्स में डेवलपमेंट करना दोनों आज की डेट में क्रूशियल हैं। सो लेट्स लुक एट द कोर लॉजिक हियर। या लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1 इज द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स। ये काफी टाइम से न्यूज में है, बट नंबर 2 इज इवन बिगर, EFTA और इंडिया का TPA। वेट, TPA मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट? एग्जैक्टली। ये अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है और इसका शेयर स्केल क्रेजी है। I mean, $100 billion का इन्वेस्टमेंट और 15 years में 1 million jobs। ओह वाओ, दैट इज ह्यूज। और EFTA में वो 4 कंट्रीज है ना, आइसलैंड, लिक्टनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। You got it. And number 3 on our core logic list is the Chenab Rail Bridge, world's highest railway arch bridge. राइट, 359 मीटर्स हाई, आईफिल चार्ट से 35 मीटर्स हायर।
Crazy engineering. It literally is. उसके बाद number 4 is the Sonamarg Zemo Tunnel for all-weather access. Number 5 is the Aizol Bhairavi Serang link. इसने basically मिजोरम की कैपिटल को नेशनल रेलवे ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है. Finally, that was so much needed. No, right? And number 6 is in the Andaman Islands. Shri Vijayapuram 2 well में natural gas मिली है. Just 17 kilometers from the shoreline. Wow, that solves so many energy issues. So real world impact की अगर बात करें तो इकोनॉमी और यूपीएससी एग्जाम्स दोनों के लिए EFTA कंट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग सुपर इंपॉर्टेंट है. Absolutely. Conclusion basically ये है कि connectivity is the new currency. समझे? Makes sense? Okay, let's do some rapid cross questioning so our listeners can lock this in. So, EFTA में specifically कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? याद रखना गाइस, आइसलैंड, लिक्टनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड. Got it. टीपा डील का टारगेट क्या है? I mean, it's $100 billion investment और 1 million direct jobs in 15 years. Nice. चेनाब ब्रिज की हाइट कितनी है? 359 meters above the riverbed. वाओ. मिजोरम का नया रेलवे लिंक कौन सा है? The Aizol Bhairavi Sairang link. राइट. और अंडमान में नेचुरल गैस कहाँ मिली? Sri Vijayapuram 2 well में. Perfect. So guys, now pause and practice saying EFTA countries Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland. Very important memory hack. So, mini recap for this chunk. In short, ये deals और bridges दिखाते हैं how India is expanding globally और internally. Right. And hey guys, अगर ये memory hacks और deep mapping पसंद आ रही है, तो organically हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, you know. Yeah, notifications enable करें और in-depth notes के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें. Moving on to our next section. Topic name, Smart and Islands. Broad micro theme, conserving India's ecological hotspots. Hook is super fascinating. Pangong Taso Lake अपना color change करती है, like blue, grey, green, और literally red. Fascinating, ना? Mind-blowing, actually. So the first chunk here is India's biosphere reserves. Definition is simple. ये वो large areas हैं जो terrestrial and marine ecosystems दोनों को preserve करते हैं. Like the Nilgiri Biosphere Reserve, जो 3 states में फैला हुआ है. That's a great example. Exactly. Introduction-wise, nature और human interaction को organically balance करने के लिए ये reserves बनाए गए थे. क्योंकि background में biodiversity loss को रोकना आज की सबसे बड़ी urgent need है. True. Core logic में इंडिया के 18 biosphere reserves हैं. It's a huge list. Let's rapid fire them. Sure. One is Nilgiri, spanning Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. 2 is Agastyamalai in Kerala. 3 is Nanda Devi in Uttarakhand. 4 is Nokrek in Meghalaya. 5 is Dibru Saikhoa in Assam. 6 is Manas, also in Assam. 7 is Dihang Dibang in Arunachal Pradesh. Right. 8 is Cold Desert in Himachal Pradesh. 9 is Seshachalam Hills in Andhra Pradesh. 10 is Gulf of Mannar in Tamil Nadu. 11 is Sundarbans in West Bengal. 12 is super important, Khanchen-Zunga in Sikkim. ये mixed heritage site है. 13 is Simply Palin, Odisha. 14 is Great Nicobar in Nicobar Island. 15 is Kutch in Gujarat. And finally, 16th is Achanakamar Amarkantak in Chhattisgarh. 17th is Panna in MP. Or 18th is Pachmadi, also in Madhya Pradesh. Phew, that's a lot. But real world impact is direct. UPSC prelims में directly पूछते हैं नौकरी कहाँ है. So mappers literally get free marks. Exactly. Conclusion ये है कि ये रिजर्व सिर्फ जंगल नहीं है, ये essentially हमारा life support system है. So let's test this. Cross questioning time. नौकरेक किस स्टेट में है? It's in Meghalaya. Right. Mixed UNESCO World Heritage Site कौन सी है? Kangchenjunga in Sikkim. Very important. Cold Desert Biosphere कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में. Okay. अचानकमर अमरकांतक कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है. And Dibrung Saikhowa किस स्टेट का पार्ट है? असम का पार्ट है. Awesome. Now pause and practice saying Nokrek in Meghalaya, Kangchenjunga in Sikkim. Great practice. Moving to the next chunk in this topic, Ramsar sites and wetlands in news. Yes. Definition. ये internationally important wetlands होते हैं जो कुछ specific criteria meet करते हैं. Real life example is the Kitchen wetland, जहां migratory demoiselle cranes का आना एक massive event होता है. Definitely.
इंट्रोडक्शन देखें तो वेटलैंड्स बेसिकली वाटर प्यूरिफिकेशन और फ्लड कंट्रोल के नेचुरल स्पंजेस होते हैं। दे आर क्रिटिकल। बट बैकग्राउंड में अर्बनाइजेशन इनको लिटरली खत्म कर रहा है। कॉन्क्रीट जंगल्स बिल्ड हो रहे हैं। ट्रू। कोर लॉजिक में लेट्स लुक एट द की वंस इन न्यूज। वन इज खिचन वेटलैंड इन राजस्थान, थार डेजर्ट एरिया में है, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब के पास, known for demoiselle cranes. 2 is Silisar Lake, again in Rajasthan. ये human made है by महाराजा विनय सिंह in 1845 AD. रूपरल रिवर की ट्रिब्यूटरी पर है। 3 is Menar Wetland Complex in Rajasthan. यहाँ 3 ponds हैं, ब्रह्म, धंध, खेरोदा। White rumped और long-billed vultures यहाँ मिलते हैं। Oh wow. 4 is कोपरा जलाशय in Chhattisgarh, located in Bilaspur upper catchment. 5 is Gokul Reservoir in Bihar, Buxar district में, right on the Ganga river edge. Black buck habitat है वहाँ। 6 is उदयपुर लेक इन बिहार, वेस्ट चंपारण में। ये एक ऑक्सबो लेक है, फेमस फॉर पोचार्ड बर्ड्स। 7 is गोगाबील लेक इन बिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, महानंदा और कंखार रिवर्स के जंक्शन पे, एंड इट्स द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ द स्टेट। That's a huge deal. 8 is Vimbanad Lake in Kerala. Largest brackish humid tropical wetland है। पथिरामानल आइलैंड इसके अंदर ही है। 9 is Pangong Tso लेक इन लद्दाख, सिर्फ 1/3 इंडिया में है। इट चेंजेस कलर और ट्रेजिकली 27% श्रिंक हो चुकी है। So sad. 10 is the lake in JNK. फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए फेमस है, फेड बाय अरार रिवर और इसके 4 बेसिन्स है, गागेबाल, लोकुड्डाल, बोटडाल और नागिन। राइट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज क्लियर। प्रीलिम्स में रिवर्स और लेक्स का एसोसिएशन डायरेक्ट आता है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस। Exactly. Conclusion. Wetlands essentially हमारे natural water managers हैं. We need them. क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। गोगाबील लेक कहाँ है और इसकी खासियत क्या है? बिहार के कटिहार में, और ये स्टेट का सबसे पहला फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है। राइट। किचन वेटलैंड किस बर्ड के लिए फेमस है? माइग्रेटरी डेमोइसाइल क्रेन्स के लिए। दाल लेक के 4 बेसिन्स कौन से हैं? दे आर गागेबाल, लोकुड्डाल, बोटडाल और नागिन। ऑसम। पांगोंग सो लेक कितनी श्रिंक हुई है? 1917 और 1990 के बीच अराउंड 27% श्रिंक हुई है। क्रेजी। मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में। Good. Now pause and practice saying Gogabil in Bihar. Kitchen for demoiselle cranes. वेरी नाइस। Mini recap. In short, wetlands like Vembanad and Dal are critical biodiversity hubs, practically under threat. Let's keep moving. Topic name: Blue Flag Beaches and Geothermal Provinces. Broad micro theme: Clean coasts and Earth's inner heat. हुक ये है यार, क्या आपको लगता है बीचेस सिर्फ चिल करने के लिए हैं? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक्चुअली एक स्ट्रिंजेंट इको लेबल है जो क्लीन और सेफ बीचेस को मिलता है। सो दैट्स कूल ना? Very cool. So, chunk 1. Blue Flag Beaches in India. Definition-wise, it's an international eco-label for clean, safe and environmentally friendly beaches. जैसे गुजरात का शिवराजपुर बीच इन द्वारका एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट है। राइट। इंट्रो में देखें तो ये कोस्टल टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाने का एक सॉलिड तरीका है, क्योंकि बैकग्राउंड में मैस पोल्यूशन से बीचेस प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो रहे थे। सो लेट्स रन थ्रू द कोर लिस्ट दलाई। दीव में घोगला बीच है, गुजरात में शिवराजपुर बीच, महाराष्ट्र हैज मल्टीपल, श्रीवर्धन, लदघर, परमनाका, नागांव और गुहागर। कर्नाटका में पदुबिद्री और कसरकोड हैं। केरला में चालल बीच और कप्पाड बीच हैं। पुडुचेरी में ईडन बीच, तमिलनाडु में कोवलम बीच, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच, ओडिशा में गोल्डन बीच जो पुरी में है, अंडमान एंड निकोबार में द फेमस राधानगर बीच, और लक्षद्वीप में कदमत बीच और मिनिकॉय तुंडी। ये इतनी अच्छी लिस्ट है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज ह्यूज। टूरिज्म रेवेन्यू ड्रामेटिकली बढ़ता है और लोकल एनवायरनमेंट सेव होता है। कंक्लूजन यही है कि क्लीन कोस्ट्स मींस स्ट्रिक्टली हेल्दी मरीन लाइफ। सो लेट्स क्विज। लक्षद्वीप के कौन से बीचेस इसमें हैं? कदमत और मिनिकॉय। थुंडी। गोल्डन बीच किस स्टेट में है? उड़ीसा में, स्पेसिफिकली पुरी के पास। ईडन बीच कहाँ पर है? ये पुदुचेरी में है। महाराष्ट्र का कोई एक ब्लू फ्लैग बीच बताओ। आप गोगागर या श्रीवर्धन याद रख सकते हो। ग्रेट। अंडमान का फेमस सर्टिफाइड बीच कौन सा है? राधानगर बीच।
Very beautiful place. Truly. Now, practice saying Golden Beach in Odisha, Rushikonda in Andhra Pradesh. Excellent. Mini recap? No. In short, इंडिया के कोस्ट्स रैपिडली ग्लोबल इको स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं. And next chunk is geothermal provinces in India. राइट. इसकी डेफिनेशन है अर्थ की इंटरनल हीट जहां सरफेस के करीब होती है, जिससे इसेंशियली एनर्जी मिल सकती है. Like Himalayan province जहां hot springs naturally मिलते हैं. इंट्रोडक्शन में ये इफेक्टिवली रिन्यूएबल एनर्जी का एक अनटैप्ड सोर्स है, क्योंकि बैकग्राउंड में वी डेस्परेटली नीड टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स. कोर लॉजिक देखें तो इंडिया में टोटल 11 प्रोविंसेस हैं. Let's divide them. First 3 are orogenic, मतलब माउंटेन बिल्डिंग टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड. ये हैं हिमालयन जीपी, नागालुशाई जीपी और अंडमान निकोबार जीपी. और नॉन ओरोजेनिक वाले हैं सुनाता, मतलब सोन नर्मदा तापी जीपी, वेस्ट कोस्ट जीपी, कैम्बे बेसिन जीपी, महानदी वैली जीपी, गोदावरी वैली जीपी, अरावाली जीपी और साउथ इंडियन क्रेटोनिक जीपी. राइट. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज क्लियर. जियोथर्मल एनर्जी फ्यूचर का ग्रीन पावर हाउस इजीली हो सकती है. कंक्लूजन इज कि जमीन के नीचे लिटरली हिडन एनर्जी रिजर्व्स हैं. वी जस्ट नीड टू टैप देम. क्रॉस क्वेश्चनिंग. कौन से 3 प्रोविंसेस ओरोजेनिक हैं? हिमालयन, नागालुशाई और अंडमान निकोबार. सुनाता का फुल फॉर्म क्या है? सोन नर्मदा तापी. परफेक्ट. क्या कैम्बे बेसिन में जियोथर्मल पोटेंशियल है? हाँ, कैम्बे बेसिन जीपी डेफिनेटली एक मेजर एरिया है. साउथ इंडिया में कौन सा जीपी है? साउथ इंडियन क्रेटोनिक जीपी. एंड महानदी और गोदावरी वैली क्या जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं? बिल्कुल, दोनों एक्चुअली इस लिस्ट में हैं. कूल. नाउ प्रैक्टिसिंग ओरोजेनिक जियोथर्मल प्रोविंसेस. हिमालयन, नागालुशाई, अंडमान. परफेक्ट. मिनी रिकैप. इन शॉर्ट, इंडिया के पास 11 डिस्टिंक्ट जियोथर्मल एनर्जी जोन्स हैं, रेडी टू बी एक्सप्लोर्ड. Let's move to topic name, protected areas and Indian geographical features. Broad micro theme, wildlife corridors and dynamic geography. Nice one. Hook is wild. Imagine एक active volcano जो अभी भी literally erupt हो रहा है इंडिया में ही. हाँ, we are talking about Barren Island. It's crazy. So chunk 1 is protected areas in news. Definition: नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज और रिजर्व्स जो प्रैक्टिकली स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे काजीरंगा में राइनोस. इंट्रोडक्शन: इसकी हैबिटेट्स को स्ट्रिक्ट एनक्रोचमेंट से बचाना इनका मेन गोल है. तख्तेकाट बर्ड सैंक्चुरी, हसाराघट्टा ग्रासलैंड, अगस्त्यामला, ग्रेटर फ्लामिंगो सैंक्चुरी. दुधवा टाइगर रिजर्व, सलखान फॉसिल पार्क, केबुल लमजाओ, सिमिलीपाल, महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व. बर्दा, माले महादेश्वरा हिल्स, भागीरथी ESZ, सुंदरबंस, काजीरंगा. चासरब चू कंजर्वेशन रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट और माहूदानर वुल्फ सैंक्चुरी. वाओ, दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि यूपीएससी प्रैक्टिकली हर साल इन स्पेसिफिक लोकेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेमवर्क करता है. कंक्लूजन इज सिंपल. ये एरियाज हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ को अल्टीमेटली सस्टेन करते हैं. ओके, क्रॉस क्वेश्चन टाइम. माहोदानार सैंक्चुरी किस एनिमल के लिए है? स्पेसिफिकली वुल्फ के लिए, मतलब भेड़िया. राइट. सलखान फॉसिल पार्क कहाँ रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू जियोलॉजिकल कंजर्वेशन. चारापचू किस टाइप का रिजर्व है? ये बेसिकली एक कंजर्वेशन रिजर्व है. ओके. कीबुल लामजाओ किस स्टेट में है और क्यों फेमस है? मणिपुर में है और ये फुमदीज और संगाई डियर के लिए फेमस है. ऑसम. दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. Got it. Now practicing Mahuadaran Wolf Sanctuary, Kibul Lamjao. Do practice that. Mini recap. In short, wildlife protection zones purely biodiversity के safe houses हैं. Now for the second chunk, Indian geographical features in news. Definition is notable physical landmarks जो purely physical या political changes undergo कर रहे हैं. Like गंगोत्री ग्लेशियर का 10% snow melt flow literally lose होना. Introduction is climate change और human intervention physical map को drastic way में alter कर रहे हैं. बैकग्राउंड यही है कि रिवर्स, आइलैंड्स और माउंटेन्स सब इफेक्टिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं. कोर लॉजिक देखते हैं. 1 इज शिपकीला इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ से सुतलज रिवर इंडिया में एंटर करती है. 2 इज गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड जो भागीरथी रिवर को फीड करता है.
3 इज माउंट खंगचनजोंगा इन सिक्किम। इसे तामोर, लोनाक और तीस्ता रिवर्स सराउंड करती हैं। 4 इज माजुली आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ एरोजन रोकने के लिए बेसिकली कंचन ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं। राइट। 5 इज कंचनगाची फॉरेस्ट इन तेलंगाना। एक आईटी पार्क इशू पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव आया था इसके लिए। 6 इज करियाचाली आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, जो बेसिकली रैपिडली श्रिंक हो रहा है। 7 इज बैरन आइलैंड वॉल्केनो इन द अंडमान सी। वहाँ फ्रेश इरप्शंस हुए हैं। और 8 इज द अंडमान सी इट्सेल्फ। ये बेसिकली साइज्मिक जोन 5 का पार्ट है और यहाँ एक दिन में 3 अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए गए थे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज कि ज्योग्राफी इज हाईली डायनामिक, प्रैक्टिकली मैप्स चेंज कॉन्स्टेंटली। कंक्लूजन यही है कि नेचर अपना कोर्स बदल रही है और हमें डेस्परेटली अडेप्ट करना होगा। रेडी फॉर क्वेश्चंस। यप। शिपकीला पास से कौन सी रिवर इंडिया आती है? सतलुज रिवर। मजूली आइलैंड के आसपास की छोटे आइलैंड्स को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? उन्हें चापोरीज कहते हैं। नाइस। माउंट खंगचनजोंगा की ईस्ट में कौन सी रिवर है? वहां पे तीस्ता रिवर है। कायाचाली आइलैंड कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में एक्चुअली बेस्ड है। एंड अंडमान सी को कौन सी साइज्मिक जोन में रखा गया है? साइज्मिक जोन वी, विच इज द हाईएस्ट रिस्क जोन। वाओ। नाउ प्रैक्टिसिंग शिपकीला सतलुज, मजुली चापोरिस। प्रैक्टिस इट आउट लाउड। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमारी ज्योग्राफी स्टैटिक नहीं है। कांस्टेंट इरोजन और टेक्टोनिक्स उसको एक्टिवली रीशेप कर रहे हैं। नेक्स्ट अप, टॉपिक नेम इंडियन रिवर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉड माइक्रो थीम, द लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। द हुक हियर इज फैसिनेटिंग। क्या आपको पता है सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं और क्यों? लेट्स डीकोड द कोशी रिवर। It's literally a force of nature. So chunk 1 is Indian rivers in news. Definition: major flowing water bodies जो strictly ecosystems और human settlement frame करते हैं। एग्जाम्पल इस चेनाब रिवर पर सोवलकोट एचईपी यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होना। इंट्रो यही है कि रिवर्स सिर्फ पानी नहीं, एनर्जी और कनेक्टिविटी के ह्यूज सोर्सेज हैं। और बैकग्राउंड में मैसिव फ्लड्स, वाटर शेयरिंग ट्राइब्यूनल्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रिवर्स को न्यूज साइकिल में रखते हैं। Let's do the core logic. One is Subarnarekha River, spanning Jharkhand, Odisha and West Bengal. यहाँ flash floods हुए थे, and the famous Hundru Falls is on it. 2 is ब्यास रिवर। रवि एंड ब्यास ट्रिब्यूनल एक्सटेंड किया गया है। इसका ओरिजिन ब्यासकुंड है और इसका एंशिएंट नेम विपाशा है। 3 इज सुबनसिरी। ये ब्रह्मपुत्रा की मैसिव लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। Right. यहाँ लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और इसे गोल्ड रिवर भी बुलाते हैं। 4 इज कोपिली रिवर। यहाँ NW57 यानी नेशनल वाटरवे 77 ऑपरेशनलाइज हुआ असम में। ये भी ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। 5 इज सियोम रिवर। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हेओ और टाटो आय जैसे HEPs चल रहे हैं। ये इवेंचुअली सियंग रिवर को ज्वाइन करती है। 6 इज मंदोवी, ऑल्सो नोन एज महादई रिवर। इसका वाटर ट्रिब्यूनल भी एक्सटेंड हुआ है। ये वेस्टर्न घाट्स के भीमगढ़ से ओरिजिनेट करती है एंड द गॉर्जियस दूधसागर फॉल्स इस पर ही है। 7th इज कोसी रिवर। इसमें फ्लड्स का मैसिव रिस्क रहता है। तिब्बत से ओरिजिन है और ये प्रैक्टिकली 3 रिवर से फॉर्म होती हैं, सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। एंड 8 इज चिनाब। इस पे सवालकोट HEP अप्रूवल कंप्लीटली न्यूज में था। ये चंद्रा और भागा रिवर्स के मिलने से फॉर्म होती है, मेकिंग इट द एब्सोल्युटली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज डायरेक्ट। हाइड्रोपॉलिटिक्स और नेचुरल डिजास्टर्स प्रैक्टिकली UPSC प्रीलिम्स के सबसे हॉट टॉपिक्स हैं। Conclusion: River management is extremely, essentially crucial for India's future. लेट्स क्विज इट। Hunru Falls किस रिवर पर है? सुबर्णरेखा रिवर पर है। बेयस रिवर का एंशिएंट नेम क्या है? इसका एंशिएंट नेम विपाशा है। ब्रह्मपुत्रा की गोल्ड रिवर स्पेसिफिकली किसे कहते हैं? सुबनसिरी रिवर को। दूधसागर वाटरफॉल कौन सी रिवर पर बेसिकली बनता है? मांडोवी या महादे रिवर पर। कोशी रिवर स्पेसिफिकली किन 3 स्ट्रीम से बनती है? सुन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। Perfect. Now practicing Bias, Vipasha, Subansiri, Gold River. Very important associations. Mini recap. In short,
रिवर्स इफेक्टिवली एनर्जी प्रोजेक्ट्स और बॉर्डर स्टेट पॉलिटिक्स दोनों का एब्सोल्युटली सेंटर पॉइंट है। चंक 2 अदर प्लेसेस इन इंडिया। Definition: crucial man-made infrastructure structures जो physically regions को impact कर रहे हैं. लाइक द मैसिव कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। Introduction is that infrastructure practically nature की physical boundary को push करता है. और background is कि dams and bridges logistics to connect करते हैं, but they constantly face heavy safety issues. कोर लॉजिक फीचर्स 4 मेजर स्ट्रक्चर्स। वन इज रंजीत सागर डैम, जिसे थेन डैम भी कहते हैं। ये पठानकोट में रावी रिवर पर है। यहाँ एसेंशियली हैवी डिस्चार्ज से फ्लड्स लीड हो गए थे। 2 is Ethylene HEP in Dibang Valley, अरुणाचल प्रदेश. ये द्रेई और टैंगोंग रिवर्स से डायरेक्टली एसोसिएटेड है. 3 इज कलेश्वरम यानी KLIP, गोदावरी रिवर पर, तेलंगाना में। ये बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। वहाँ रीसेंट डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं। And 4 is Palman Bridge in Tamil Nadu, जो essentially decommissioned 2022 bridge को replace कर रहा है. Real world impact is कि heavy infrastructure planning needs strictly detailed environmental audits. Conclusion: massive engineering feats inherently require continuous 24/7 monitoring. Cross questions. रंजीत सागर डैम कौन सी रिवर पर है? ये रावी रिवर पर है. एथालिन HEP कौन सी रिवर से स्ट्रिक्टली जुड़ा है? द्रेई और टैंगोंग रिवर्स से. कलेश्वरम प्रोजेक्ट किस रिवर पर बनाया गया है? गोदावरी रिवर पर इन तेलंगाना. कलेश्वरम प्रोजेक्ट का एक्चुअल ग्लोबल स्टेटस क्या है? It's literally the world's largest multi-stage lift irrigation project. राइट। पम्बन ब्रिज ने पुराने वाले ब्रिज को स्पेसिफिकली कब रिप्लेस किया था रेफरेंस में? Original bridge practically 2022 में decommission हुआ था. Awesome. Now, practice saying Ranjit Sagar Dam on Ravi River. Remember that one. Mini recap. In short, massive projects हमेशा high maintenance और strict safety protocols demand करते हैं. Moving on. Topic name: World Geography and Global Water Bodies. Broad micro theme: The Earth in Flux. The hook here is literally science fiction level. एक पूरा माइक्रो कॉन्टिनेंट ग्रीनलैंड की थिक आइस के नीचे प्रैक्टिकली छिपा हुआ मिला है. Imagine a hidden landmass. It's insane. So, chunk 1 is World Geographical Features. Definition is basically international mountains, oceans or islands जो climate या strict geopolitics की वजह से practically news में है. Like Scarborough Shoal, जहां practically फिलीपींस और चाइना का massive conflict चल रहा है. बिल्कुल. Introduction is key. The global map drastically और visibly change हो रहा है. क्योंकि बैकग्राउंड में रैपिड आइस मेल्टिंग और एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल क्लेम्स प्रैक्टिकली नए ग्लोबल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं. Let's run through the core logic list. One is Andes Mountains. It spans 7 countries, but इसके glaciers rapidly shrink हो रहे हैं. The famous Altiplano Plateau is right there. 2 is ड्रेक पैसेज. यहाँ 7.5 मैग्नीट्यूड का सिवियर अर्थक्वेक आया. ये ज्योग्राफिकली केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के एग्जैक्टली बीच में है. 3 is the Davis Strait Proto-Microcontinent. यही वो है जो ग्रीनलैंड की आइस के नीचे बेसिकली हिडन है. वाओ. 4 is Scarborough Shoal in the highly contested South China Sea. चाइना इसको ह्वांग्यान बुलाता है और फिलीपींस इसे पनाटक बोलता है. हो रहा है. 6 is अरुण 3 HEP इन नेपाल. ये एसेंशियली अरुण रिवर पर है जो कोसी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है. 7 is कामचटका पेनिनसुला इन रशिया. ये लिटरली रिंग ऑफ फायर पर है, heavily prone to massive earthquakes. 8 is Perito Marano Glacier in Argentina. इसे previously White Joint बुलाते थे, but अब ये actually massive ice loss face कर रहा है. 9 is Turtle Islands in Sierra Leone. इन्होंने सी लेवल राइज की वजह से अपना 23rd लैंड एरिया प्रैक्टिकली लूज कर दिया है. एंड 10 इज याचिला ग्लेशियर जो टेक्निकली डिक्लेयर्ड डेड है, shrunk by an insane 66%. The real world impact is clear. Global maps पढ़ते वक्त इन massive structural changes का properly ध्यान रखना is vital for the exam. Conclusion is कि the physical map is practically redrawing itself literally before our eyes. Let's do the questions. ड्रेक पैसेज स्ट्रिक्टली किसके बीच में है? केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के exactly बीच. फिलीपींस स्कार्बा शोल को स्पेसिफिकली क्या बोलता है? They call it Panatag Shoal.
डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट एग्जैक्टली कहाँ मिला है? ग्रीनलैंड की थिक आइस के नीचे। व्हाइट जायंट प्रैक्टिकली किस ग्लेशियर को कहते हैं? परीतो मोरिनो ग्लेशियर लोकेटेड इन अर्जेंटीना। अरुण 3 प्रोजेक्ट किस स्पेसिफिक रिवर पर है? अरुण रिवर, जो प्रैक्टिकली कोसी की ट्रिब्यूटरी है इन नेपाल। Excellent. Now practice saying Perito Moreno is the white giant in Argentina. वेरी इंपॉर्टेंट नेम। Mini recap. In short, melting ice और rapidly shifting tectonic plates practically एक नया global geography लिख रहे हैं. Let's look at the next chunk. Global water bodies. डेफिनेशन, ये इंटरनेशनल रिवर्स और लेक्स हैं प्रैक्टिकली फेसिंग मैसिव कैटास्ट्रोफिक चेंजेस। Like the Aral Sea, जो एक समय massive था और अब completely Aralkum desert बन गया. That's just wild. इट्स सैड। इंट्रो इज कि वाटर बॉडीज हमेशा सिविलाइजेशनल सेंटर्स रहे हैं, पर अब कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हेवी डैम कंस्ट्रक्शंस और ब्रूटल क्लाइमेट चेंज का बेसिकली डायरेक्ट हिट इन पर आया है. लेट्स लुक एट द कोर लॉजिक. वन इज कॉन्गो रिवर। वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन दिए फॉर द मैसिव इंगा 3 HEB। एंड फन फैक्ट, ये प्रैक्टिकली इक्वेटर को स्ट्रिक्टली 2 बार क्रॉस करती है। 2 इज टुलेरे लेक इन कैलिफोर्निया. ये लिटरली 130 साल बाद वापस री इमर्ज हुई है ड्यू टू सिवियर एटमॉस्फेरिक रिवर्स. इट्स लाइक नेचर स्ट्राइकिंग बैक. 3 इज ग्रेट रोहा रिवर इन तंजानिया। ये अनफॉर्चुनेटली ड्राई अप हो रही है। इट्स अ की ट्रिब्यूटरी ऑफ रिफ्यूजी। 4 इज द मैसिव ब्लू नाइल. इथियोपिया ने प्रैक्टिकली अपना GERD डैम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है इस पर. It strictly originates in Lake Tana. 5 is the tragic Aral Sea. Dried up, practically entirely, completely turned into Aralkum Desert, purely due to the heavy diversion of Amu or Sirdarya rivers. And 6 is the Seine River in Paris, जो essentially swimming के लिए specifically open हुई after 1923. The real world impact is कि these water bodies practically tied directly to deep socio-economic problems globally. Conclusion. नेचुरल वाटर फ्लो को आर्टिफिशियली बदलना बेसिकली हमेशा ड्रास्टिक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लाता है. Time for cross questions. कौन सी रिवर इक्वेटर को लिटरली 2 बार क्रॉस करती है? Congo River. टुलेरे लेक प्रैक्टिकली कहाँ वापस री इमर्ज हुई है? कैलिफोर्निया के सैन जोआकिन वैली में। अरल सी के सूखने का बेसिकली मेन रीजन किन रिवर्स का डाइवर्जन था? स्पेसिफिकली आमू दरिया और सिर दरिया। ब्लू नाइल एसेंशियली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इथियोपिया की लेक ताना से। ग्रेट. रुआहा रिवर स्पेसिफिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है? तंजानिया की रूफीजी रिवर की। परफेक्ट. नाउ प्रैक्टिसिंग. कॉन्गो क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस. ब्लू नाइल फ्रॉम लेक टाना. डू इट गाइस, मेमोरी रिटेंशन के लिए। मिनी रिकैप. इन शॉर्ट, ह्यूमन मैनिपुलेशन ने प्रैक्टिकली अरल सी जैसी ट्रेजेडीज और इंगा 3 जैसे मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली क्रिएट किए हैं. मूविंग टू अ फाइनल मैसिव टॉपिक. Topic name: Countries, Disasters and Conventions. Broad micro theme: the intersection of human policy and natural forces. Hook is literally frightening. सोचो एक ह्यूज वोल्केनो इरप्ट होता है और उसका डेंस ऐश क्लाउड रेड सी से लेके साउथ एशिया तक आसमान लिटरली धक लेता है. We are talking about Haligoubi. Mind-blowing, na? Yeah, that's insane. So chunk 1 is countries and disasters in news. Definition: nations basically making direct headlines because of rapid geopolitical moves या massive extreme natural disasters. For example, Tuvalu, जो literally sea level rise के डर से ऑस्ट्रेलिया के साथ एक massive Fallipoli Union Treaty specifically sign कर रहा है. इंट्रोडक्शन इसके जियोपॉलिटिक्स और सिवियर क्लाइमेट एक्सट्रीम्स अब बेसिकली हाथ में हाथ चल रहे हैं. बैकग्राउंड यही है कि प्रैक्टिकली कंट्रीज हेविली पॉलिसीज बना रही हैं स्ट्रिक्टली टू सर्वाइव द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट. Let's do the core logic, starting with key countries. Denmark is doing a green strategic partnership practically with India. Ethiopia hosted UNFS +4. Tuvalu practically signed the Fallipoli Treaty purely with Australia. Ecuador practically approved a massive $47 billion Amazon oil drilling project. Vanuatu literally ecocides case लेकर ICJ में गया, and Colombia hosted the WHO Air Pollution Conference. And now the extreme disasters. Chile faced a 7.4 earthquake. DRC faced terrible Lake Tanganyika floods. Indonesia saw massive Mount Lotobi or Semeru volcanoes practically erupt. Hawaii में Kilauea volcano eruption.
Afghanistan faced an earthquake right in Kunar, और practically Algeria, Turkey, Vietnam, Japan और पेरू में severe earthquakes, typhoons and megaquakes आए. इंडिया में बेसिकली साइक्लोन असना, केरला ऑयल स्पिल और खीर गंगा क्लाउड बर्स्ट न्यूज में थे. ईस्टर आइलैंड इज बेसिकली एट मैसिव सबमर्जिंग रिस्क। इथियोपिया में हेले गुब्बी का मैसिव ऐश क्लाउड स्प्रेड हुआ और इटली में माउंट एटना स्पेसिफिकली इरप्ट हुआ। द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज सिंपल. ये सारी स्पेसिफिक लोकेशंस मैप बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चंस का एब्सोल्यूट स्टेपल डाइट है. कंक्लूजन, नेचर अपना एब्सोल्यूट फ्यूरी दिखा रही है और डेस्परेट कंट्रीज हेविली रिएक्ट कर रही हैं। क्रॉस क्वेश्चंस, लेट्स गो. किस स्पेसिफिक कंट्री ने फालेपिली यूनियन ट्रीटी एसेंशियली साइन की? तुवालू ने डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के साथ। वनुआतु किस इंटरनेशनल कोर्ट में एकोसाइट को प्रैक्टिकली क्लासिफाई करने स्पेसिफिकली गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में। माउंट लेवोटोबी वोल्केनो प्रैक्टिकली कहाँ इरप्ट हुआ? इंडोनेशिया के फ्लोरस आइलैंड में। साइक्लोन असना इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ आया? अरेबियन सी में, बेसिकली वेस्ट कोस्ट पर। माउंट एटना वोल्केनो एसेंशियली कहाँ सिचुएटेड है? सिसिली आइलैंड, एसेंशियली इन इटली। नाइस. नाउ प्रैक्टिस सेइंग तुवालो फलेपिली ट्रीटी, माउंट एटना इन इटली. रियली गुड प्रैक्टिस। Mini recap. In short, volcanic eruptions और rapid sea level rise basically नए international strict laws और survival treaties force कर रहे हैं. Which brings us to the final chunk, conventions and conferences in news. Definition is strictly international gatherings जहां basically global environmental binding laws और critical targets set होते हैं. Like COP30, practically scheduled in Belém, Brazil. Introduction is basically global problems को strictly global solutions चाहिए. और background is कि these massive treaties and protocols का basically track रखना UPSC के लिए absolutely essential है. Core Logic has a big list of events. Let's do this. 1 is UNFFC V28 session, practically New York. 2 is UNFCCC COP30 in Belém, Brazil. 3 is UNOC3, basically the massive ocean conference in Nice, France. 4 is ICDRI, जो specifically disaster resilient infra के लिए है, right in India. 5 is Ramsar COP15, taking place in Victoria Falls, practically in Zimbabwe. 6 is RIM-SES 4th ministerial event, essentially in Colombo, Sri Lanka. 7 is specifically Glaciers Preservation Conference in Dushanbe, Tajikistan. 8 is Basel, Rotterdam, Stockholm, or basically Minamata COP6 event, practically in Geneva, Switzerland. 9 is the massive Montreal Protocol, MOP37, essentially in Nairobi, Kenya. 10 is FFD4 for financing for DEV in Sevilla, Spain. 11 is IOCN WCC, practically in 2025 in Abu Dhabi, UAE. And 12 is the ISA Assembly 8th session, specifically in New Delhi, India. Real world impact is that international binding protocols directly UPSC syllabus का एक absolute core part है. And obviously, neutrality note, we don't take sides on policies like Ecuador's drilling, just basically stating facts. Conclusion is कि global diplomacy अब strictly, heavily ecological boundaries के closely around revolve कर रही है. Okay, final cross questioning. Ramsar COP15 practically कहाँ होने वाला है? Victoria Falls, specifically in Zimbabwe. UNFCCC का massive COP30 basically कहाँ scheduled है? Belém, essentially in Brazil. Montreal Protocol MOP37 की practically location क्या है? Nairobi, right in Kenya. Glaciers Preservation Conference essentially कहाँ हुई? Dushanbe, practically in Tajikistan. ISA यानी International Solar Alliance Assembly का practically 8th session कहाँ हुआ? Right here in New Delhi, India. Amazing. Now practicing. COP30 in Brazil, Ramsar COP15 in Zimbabwe. Practice really helps lock it in. Mini recap. In short, ये massive conventions practically decide करती हैं कि essentially next decade की strict environmental policy क्या होगी. So we have basically reached the end. Yeah, time for the final recap. We basically covered massive ground. We covered economy and infra, decoding UK or EFTA deals, and basically Chenab Bridge Jesse engineering marvels. We did the revision framework, practically breaking down QRM or active recall का absolutely smart blend. Environment and coast can maybe mapped 18 biosphere reserves, practically expanding Ramsar sites, or strictly 12 से ज़्यादा certified blue flag beaches. Geothermal and wildlife में we decoded 11 strictly geothermal zones
और दुधवा से प्रैक्टिकली माजुली तक के मैसिव श्रिंकिंग एंड शिफ्टिंग हैबिटेट्स। रिवर्स इन ग्लोबल मैप्स में सुबनसिरी जैसी बेसिकली गोल्ड रिवर से लेकर कोसी तक देखा और प्रैक्टिकली डेविस स्ट्रेट के स्ट्रिक्टली हिडन लैंड मासेस डिस्कवर किए। एंड फाइनली डिजास्टर्स इन कन्वेंशंस में बेसिकली तुवालू के एब्सोल्यूट सर्वाइवल ट्रीटीज और एसेंशियली COP30 जैसे मेगा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। That is a lot of practically high yield information. एब्सोल्युटली। सो एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट दे के एंड करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि एक तरफ प्रैक्टिकली अरल सी जैसा बड़ा हिस्सा डेजर्ट बन गया और दूसरी तरफ ट्यूलारे लेक इसेंशियली 130 साल बाद कंप्लीटली वापस आ गई। ये नेचर का वाइल्ड बाउंस बैक हमें क्या प्रैक्टिकली बताता है? That really makes you think. या क्या ह्यूमैनिटी की फ्यूचर वॉर्स और स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल ट्रीटीज अब प्योरली जमीन के लिए होंगी या कंप्लीटली लिटरली मीठे पानी और प्रैक्टिकली हैबिटेबल टेम्परेचर जोन्स के टाइटली आसपास घूमेंगे? द स्टेक्स आर लिटरली हायर देन एवर। थोड़ा डीपली सोच लो इस पे और हमारे अगले डीप एक्सप्लोरेशन तक बेसिकली कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। टू स्लीप टुनाइट, और जब आप सपने देख रहे हो एक पूरा फंक्शनिंग रेलवे स्टेशन 3D प्रिंट हो जाए, लाइक लिटरली आउट ऑफ थिन एयर। Yeah, completely ready for the morning commute? एग्जैक्टली। या फिर इमेजिन करो दोस्तों कि डॉक्टर्स माइक्रोस्कोपिक सिजर्स लेकर आपकी फैमिली ब्लड लाइन से एक हेरिडिटरी डिजीज को हमेशा के लिए स्निप कर दें। Right, it sounds totally like a sci-fi movie script. बट वैसा नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है इसी हफ्ते। और दूसरी तरफ क्या हो अगर मैं कहूँ कि लॉस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग टेक्निक्स जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आती हैं, वो आज भी आर्टिसंस लिटरली यूज कर रहे हैं। Truly mind-blowing. वेलकम टू दिस मेगा डीप डाइव सब लोग। It truly is a massive spectrum of human achievement. या मतलब हम एक ऐसी टाइमलाइन देख रहे हैं जो एंशिएंट टेराकोटा से लेकर टुमारोज जेनेटिक एडिटिंग तक स्ट्रेच होती है। एब्सोल्युटली। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस इनक्रेडिबल लर्निंग मैप में हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड इन इंडिया, फिर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज, फेस्टिवल्स और उसके बाद द कंप्लीट GI टैग्स लिस्ट। उसके बाद we'll jump into UNESCO World Heritage Sites. राइट। और एंड में हम जाएंगे वापस इनटू एंशिएंट पॉट्स एंड हरप्पन साइट्स। ये एक बहुत ही डिटेल्ड, हाईली एनर्जेटिक सेशन होने वाला है, packed with UPSC memory hacks. So let's start with our very first area. Which is science and technology in the world. The broad micro theme here is global scientific breakthroughs. देखो, बेसिकली हम जॉ ड्रॉपिंग ग्लोबल टेक देख रहे हैं जो एक्टिवली बायोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूल्स को रीराइट कर रही है। लेट्स ब्रेक डाउन द बैकग्राउंड। ग्लोबली कंट्रीज रेस कर रही हैं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Like incurable diseases या infrastructure bottlenecks, right? एग्जैक्टली। तो इसका कोर लॉजिक बहुत फैसिनेटिंग है। लेट्स लुक एट द कंटेंट। साउथ अफ्रीका दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग यानी HHGE को अलाउ किया है। वो पहला देश? हाँ, और वहाँ जापान में they literally built a 3D printed train station in just 6 hours. Wait, seriously? 6 घंटे में एक पूरा स्टेशन? Yeah, literally. Meanwhile, Chinese scientists ने Asian rice का सबसे पहला pan genome create किया है. And they use something called PacBio high fidelity sequencing. उन्होंने जूनो भी एक्टिवेट किया, which is the Jiangmen Underground Neutrino Observatory. That is massive. और USA में भी कुछ स्टेबल कॉइन्स को लेकर वाना? Right, US में Genius Act enact हुआ है for stable coins. Down in Chile, एक NASA funded Atlas Survey Telescope स्काई को मैप कर रहा है. And Russia is fighting cancer by developing an oncolotic vaccine जिसका नाम Enteromics है, alongside personalized mRNA vaccines. Okay, hold on. मेरा दिमाग लिटरली बज कर रहा है। Let me challenge you on a few things here, ताकि सबको मेमोरी में लॉक हो जाए। तुमने साउथ अफ्रीका की बात की रिगार्डिंग जीनोम एडिटिंग। इसको लेकर इतना मैसिव एथिकल डिबेट क्यों चल रहा है ग्लोबली? Because the keyword here is heritable. अगर आप एक एम्ब्रियो में जीनोम ऑल्टर करते हो तो वो सिर्फ पेशेंट को क्योर नहीं करता, वो प्रैक्टिकली DNA को परमानेंटली चेंज कर देता है जो उनकी आने वाली जनरेशंस में पास होगा। ओह, मतलब आप पूरी ह्यूमन ब्लड लाइन को ऑल्टर कर रहे हो? Precisely. It is permanent. ओके, दैट इज इंटेंस यार। तो हम साउथ अफ्रीका और HHGE को याद कैसे रखें? दोस्तों, लेट्स यूज अ मेमोरी हैक। SA equals start altering. I like that. Now what about China's rice study? एक रेगुलर जीनोम और पैन जीनोम में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
Great question. Think of a regular genome like a single flat photograph of a person. लेकिन एक pan genome, it is like a 3D video game model जो हर possible angle और genetic variation दिखाता है of an entire species. समझ गई. It captures the complete diversity. Exactly. Making it a master reference book for breeding better rice. Super cool. And USA का Genius Act, उसका hack क्या है? For the US, think US equals universal stable coins. ये एक्ट बेसिकली एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है डिजिटल करेंसी के लिए Okay. ताकि वो डॉलर जैसे स्टेबल एसेट से पेग्ड रहे और क्रिप्टो की तरह वाइल्डली क्रैश ना हो. Got it. And you mentioned the Atlas telescope in Chile. वो exactly क्या ढूंढ रहा है? Atlas stands for Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. तो मेमोरी हैक है चिलिंग एस्ट्रॉइड्स इन चिले. Nice. या ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर स्पेस रॉक्स हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ. Brilliant. एक आखिरी सवाल इस सेक्शन पर. रशिया के एंट्रोमिक्स के लिए तुमने ऑन्कोलिटिक वर्ड यूज किया. Does that just mean anti-cancer? Basically, yes. Onco relates to tumors या cancer और lytic का मतलब है to destroy. So, oncolytic literally translates to a tumor-destroying vaccine. Audience, now pause and practice saying SA equals start altering, US equals universal stable coins, or chilling asteroids. In short, global science is literally rewriting the building blocks of life and infrastructure at lightning speed. It is genuinely mind-blowing कि दुनिया बायोलॉजी को कैसे हैक कर रही है. But closer to home, इंडिया बस साइडलाइन से वॉच नहीं कर रहा है. हम अपना खुद का sci-fi reality अभी बिल्ड कर रहे हैं. This brings us to science and technology in India. The broad micro theme here is India's indigenous tech advancements. And दोस्तों, a quick pause. अगर ये UPSC facts and deep dives आपको helpful लग रहे हैं, तो please organically hit that like button, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए ज्वाइन करें. We have so much more to cover. Definitely. तो इसका फोकस है प्योरली मेड इन इंडिया कटिंग एज टेक. बैकग्राउंड ये है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पुश कर रहा है, वेदर इन डिफेंस, ग्रीन एनर्जी या स्पेस एक्सप्लोरेशन. Right. Let's get into the core content. कर्नाटका में इंडिया के इंडिजिनस हंसा 3 NG एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च हुआ at CSIR NAL बेंगलुरु. महाराष्ट्र ने साइबर क्राइम टैकल करने के लिए एक AI सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है महाक्राइम OS. और लद्दाख में ISRO ने होप एनालॉग मिशन इनॉग्रेट किया इन द सोकार वैली. वाओ. राजस्थान ने भी पोखरण में हाइब्रिड UAV रुद्राष्ट्र का सक्सेसफुल ट्रायल किया और माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. एंड इट डजंट स्टॉप देयर. आंध्र प्रदेश में DRDO ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे DEW सिस्टम कहते हैं, उसका टेस्ट किया. यूपी ने वाराणसी में इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल लॉन्च किया. दिल्ली के IMD में एक सोडार फैसिलिटी आई है. तमिलनाडु ने IIT मद्रास में नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन इनॉग्रेट किया. Telangana set up India's first state-of-the-art animal stem cell biobank at NIAB in Hyderabad. And finally, Haryana just got India's largest lithium-ion battery manufacturing plant. Okay, let's unpack this quickly because ये terms थोड़े heavy हैं. इसरो का होप एनालॉग मिशन इन लद्दाख, मतलब what exactly is an analog mission? क्या वो एस्ट्रोनॉट्स को लद्दाख भेज रहे हैं? Not quite. Think of it like training for a desert marathon by running inside a hot sauna. एक एनालॉग मिशन बेसिकली अर्थ पर एक फील्ड टेस्ट होता है, ऐसी लोकेशन में जो फिजिकली स्पेस के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को मिमिक करे. I see. तो कार वैली का हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड उसको मार्स के लिए एक परफेक्ट स्टैंड इन बनाता है. That is fascinating. Now राजस्थान का रुद्राष्ट्र, तुमने इसको हाइब्रिड UAV कहा. हाइब्रिड कैसे है ये? इट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स यार. इसमें एक हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी है, बट वंस इन द एयर ये एक फिक्स्ड विंग एरोप्लेन की तरह फास्ट फॉरवर्ड फ्लाई करता है. Very cool. और ये DW सिस्टम इन आंध्र प्रदेश. Are we talking about actual laser weapons like in Star Wars? Essentially, yes. DEW stands for Directed Energy Weapon. फिजिकल बुलेट्स या मिसाइल्स फायर करने के बजाय ये हाईली फोकस्ड एनर्जी शूट करता है, लाइक इनविजिबल लेजर्स जो आने वाले ड्रोन टारगेट्स को साइलेंटली बर्न या डैमेज कर देते हैं. Sci-fi and real life.
अच्छा, SODR फैसिलिटी दिल्ली में क्या कर रही है? SODR stands for Sound Detection and Ranging. रेडार रेडियो वेव्स यूज करता है, राइट? लेकिन SODR साउंड वेव्स को स्काई में ब्लास्ट करता है टू मेजर विंड प्रोफाइल्स और टर्बुलेंस इन द लोअर एटमॉस्फेयर। Amazing. Lastly, give us a memory hack for that giant lion plant. बहुत सिंपल है। जस्ट थिंक, हरियाणा हैज अ ह्यूज बैटरी। ये अभी इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, विच इज क्रूशल फॉर आवर EV रेवोल्यूशन। सब लोग now pause and practice saying Haryana has a huge battery. SODR uses sound. In short, India is rapidly securing its self-reliance in everything from quantum communication to green energy. ये फ्यूचरिस्टिक लेजर्स तो ठीक हैं, बट लेट्स शिफ्ट टू समथिंग जो सेंचुरीज की ह्यूमन पेशेंस से परफेक्ट होता है। वी आर मूविंग इनटू कल्चर, स्पेसिफिकली आर्ट फॉर्म्स एंड न्यूज एंड GI टैग्स। The broad micro theme here is traditional Indian crafts. इसका बैकग्राउंड क्या है एग्जैक्टली? This is all about the beautiful handcrafted heritage of India, जिनका एक बहुत स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है। बेसिकली GI टैग्स इनको चीप मास प्रोड्यूस नॉक-ऑफ से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ट्रेडिशनल आर्टिसंस की लाइवलीहुड्स बची रहे। Makes complete sense. Let's dive into the core logic and content. Imagine wrapping yourself in a shawl woven from the winter undercoat of a rare high-altitude goat. That is pure luxury. You're talking about the Kashmiri Pashmina. ये झारखंड की एक म्यूरल ट्रेडिशन है जिसे सदान, उरांव, मुंडा और संथाल ट्राइब्स मनाते हैं। इसको 2020 में GI टैग मिला। Then there are the Bidri ware vases from Karnataka. ये लोग एक यूनिक जिंक कॉपर एलॉय बेस यूज करते हैं जिस पर ब्लैक फिनिश और फाइन सिल्वर इनले होता है। दिस इज ऑल्सो GI टैग। ओडिशा से आता है स्टनिंग सिल्वर फिलिग्री पर्स, जिसे लोकल लैंग्वेज में तराकृषि वर्क कहते हैं। राइट? और डोकरा आर्ट भी है, प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स इन ओडिशा, झारखंड एंड आदिलाबाद। फन फैक्ट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेटल कास्टिंग रूट से जुड़ी हुई है। ओडिशा के पास 2008 से पट्टचित्र आर्ट का GI टैग भी है। मूविंग टू वेस्ट बंगाल, उनके पास मिनिएचर अंबावरी एलिफेंट है। ये पॉलिश्ड सिंथेटिक आइवरी से बनता है एज एन एथिकल ऑल्टरनेटिव। एंड फाइनली पटुआ आर्ट, जो वेस्ट बंगाल की फोक पेंटिंग है ऑन क्लॉथ, ये भी GI टैग रखती है। इंटरेस्टिंग लिस्ट, राइट? हाँ, बट आई हैव अ मेजर क्वेश्चन हियर। तुमने मिनिएचर अंबावरी एलिफेंट मेंशन किया वेस्ट बंगाल से। डज इट हैव अ GI टैग? No, it actually doesn't, and that is a crucial trick for the UPSC prelims. वेट, व्हाई नॉट? अगर ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है तो इसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? Because it uses synthetic ivory. A geographical indication tag legally require करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटीज डायरेक्टली, नेचुरली, लोकली सोर्स्ड मटेरियल से लिंक्ड हों। सिंथेटिक आइवरी मॉडर्न और एथिकल है, बट वो ट्रेडिशनल मटेरियल रूल को ब्रेक करता है। समझ गई। एथिकल है बट नो GI टैग, याद रखना सब लोग। What about a memory hack for Sohrai art from Jharkhand? Sohrai sounds a bit like Sorai. Just picture farmers sowing rye in the lush fields of Jharkhand. Nice imagery. और बिद्री वेयर एलॉय ब्लैक कैसे हो जाता है? तुमने कहा था इट इज जिंक एंड कॉपर, जो नेचुरली ब्लैक नहीं होते। That is the magic of the geography, यार। आर्टिसंस मेटल को एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की सॉइल से ट्रीट करते हैं जो सिर्फ कर्नाटका के बिदार फोर्ट के रूइंस में मिलती है। सच में? हाँ, उस लोकल सॉइल के केमिकल्स जिंक को ऑक्सीडाइज करके पिच ब्लैक कर देते हैं, while leaving the silver inlay shining. अनबिलीवेबल। तुमने ये भी कहा कि डोकरा आर्ट इंडस वैली से आती है। उनका कास्टिंग टेक्निक एक्चुअली काम कैसे करता है? इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। एक आर्टिसन बीज वैक्स में फिगर स्कल्प करता है, उसको थिक क्ले से कवर करता है और बेक करता है। ओके। वैक्स मेल्ट होके एक छोटे से होल से लॉस्ट हो जाती है। फिर वो उस एम्प्टी क्ले मोल्ड में मोल्टन ब्रास पोर कर देते हैं। दैट इज जीनियस, लिटरली। फाइनली, पट्टा चित्रा का लिटरल मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल। पत्ता मीन्स क्लॉथ और चित्रा मीन्स पिक्चर। So it is traditional cloth picture scrolling from Odisha. दोस्तों, now pause and practice saying Patta means cloth, Patta Chitra is Odisha. In short, our traditional craft सिर्फ art नहीं है, वो legally protected geographical identities हैं, deeply tied to the local soil and history. और ये ancient art सिर्फ इसलिए exist करते हैं because of the people जो उन्हें fiercely preserve करते आए हैं. So let's explore tribes and communities. The broad micro theme is indigenous identities. Right. बैकग्राउंड देखें तो ये कम्युनिटी सबकॉन्टिनेंट के सबसे ओल्डेस्ट
हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल मेमोरीज होल्ड करती हैं, येट दे फेस चैलेंजेस विथ मॉडर्न इंटीग्रेशन. एब्सोल्युटली. That is the reality for some groups. Here is the core content list. We have the Jenu Kuruba tribe, जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में spread है. The Hatti tribe in Himachal Pradesh and Uttarakhand. We must mention the Sentinelese tribe in the Andaman and Nicobar Islands. ये एक PVTG हैं, मतलब particularly vulnerable tribal group, and they are known as one of the world's absolute last uncontacted Negrito tribes. Northeast की तरफ चलें तो there is the Koch Rajbangshi community in Assam and West Bengal. ये historically famous है for leading the Moa Moria rebellion in the 18th century against the Ahom monarchy. Assam is also home to the Moran tribe. डाउन इन झारखंड एंड ओडिशा हमारे पास हो ट्राइब है. ये ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अभी भी अपना ट्रेडिशनल मुंडा मंकी सिस्टम फॉलो करते हैं. And finally, the Siddhi tribe in Gujarat, Karnataka and Maharashtra. ये एक बहुत fascinating Afro-Indian community है, जिन्हें कभी-कभी हबशी या बदशा भी कहा जाता है. They migrated from East Africa between the 7th and 16th centuries. ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन. तुमने सेंटिनलीज को पीवीटीजी कहा. एक ट्राइब को पर्टिकुलरली वल्नरेबल क्या बनाता है कंपेयर टू अ रेगुलर शेड्यूल्ड ट्राइब? देखो, पीवीटीजी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग है, लिटरेसी एक्सट्रीमली लो है, एंड दे रिलाई ऑन प्री एग्रीकल्चरल लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी. लाइक प्योरली हंटिंग एंड गैदरिंग. एग्जैक्टली. वो मॉडर्न डिजीजेस के लिए हाईली ससेप्टेबल होते हैं, इसलिए कॉन्टैक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है. वाओ. मूविंग टू हिस्ट्री, द कोच राजवंशी ने अहोम मोनार्की के अगेंस्ट रिबेल किया. इसका मेमोरी हैक है क्या? थिंक ऑफ इट मोर लाइक कॉट द अहोम्स ऑफ गॉड. ये एक मैसिव 18th सेंचुरी अपराइजिंग थी जिसने अहोम किंगडम को सिवियरली वीकन कर दिया था. Got it. Now the Ho tribes मुंडा system. ये एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? Is it like a king and a minister? Think of it more like modern local governance यार. The Munda is like the village sarpanch या mayor जो local disputes handle करता है. And the monkey is like the district collector, a regional head जो several villages के cluster को oversee करता है. So it is basically an ancient decentralized democracy. Completely. Awesome. What about the Siddhi tribe? एक Afro-Indian community गुजरात जैसे places में कैसे settle हुई? It is a mix of trade and history. Centuries तक Arab, Portuguese और British merchants उन्हें East Africa से Indian Ocean के क्रॉस लाए. Originally as soldiers, sailors और कभी-कभी as enslaved people. आज वो deeply Indian culture में woven है. Incredible history. Quick hack for the Hatti tribe location. Hatti equals HP, हिमाचल प्रदेश, जो थोड़ा सा उत्तराखंड में भी extend होता है. Audience now pause and practice saying Munda is village, Mankhi is regional. Hatti equals HP. In short, ये indigenous communities इंडिया के demographic और historical evolution के ultimate living museums represent करती हैं. और ये amazing communities नेचर के साथ अपना बॉन्ड कैसे सेलिब्रेट करती हैं? That leads us straight into festivals in news. The broad micro theme is cultural celebrations. इन festivals का background क्या है? Festivals in India सिर्फ random holidays नहीं होते हैं यार. वो deeply scientific, agricultural, seasonal और spiritual markers होते हैं. Mostly signaling the change of monsoons या harvest cycles. Let's rip through this vibrant content. मणिपुर सेलिब्रेट करता है शिरुई लिली फेस्टिवल. वेस्टर्न ओडिशा होस्ट करता है नुआखाई, जो एक इनक्रेडिबल एग्रो बेस्ड फेस्टिवल है, स्टार्टेड बाय राजा रमाया देव. असम में अम्बुबाची मेला होता है at the Kamakhya temple in the Neelachal hills. ओडिशा इज फेमस ग्लोबली फॉर लॉर्ड जगन्नाथ्स रथ यात्रा. बंगाल और ओडिशा शेयर करते हैं जात्रा उत्सव, जो एक फोक थिएटर स्टाइल है, हेवीली लिंक्ड टू द 16th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. झारखंड सेलिब्रेट्स दी सरहूल फेस्टिवल. यहाँ साल ट्री और सरनाम माँ की पूजा होती है टू मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग. Down south, Kerala hosts the breathtaking Thrissur Puram at the Vadakum Nathan Temple. इसको mother of all Purams भी कहते हैं. अप नॉर्थ उत्तराखंड में पुष्कर कुंग होता है at माना विलेज, जो हर 12 साल में आता है. तेलंगाना होस्ट द सरस्वती पुष्करालू at कालेश्वरम और उनका ब्यूटीफुल 9-day फ्लोरल बाथुकुमा फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती. बिहार, यूपी और झारखंड यूनाइट होते हैं for the mighty छठ महापर्वा, worshipping the sun god and छठी मैया. मेघालय में बेहदीन खलाम मनाया जाता है और असम remembers a royal bird sanctuary with the Charai Ching festival in Majuli. Phew, that is quite a list.
Few indeed. Let's pause and clarify a few things. The Shirui lily in Manipur, एक फ्लावर के लिए पूरा फेस्टिवल क्यों? बिकॉज ये एक हाईली एंडेंजर्ड स्टेट फ्लावर है जो पूरी दुनिया में और कहीं ग्रो नहीं होता एक्सेप्ट द उक्रूल डिस्ट्रिक्ट। तंकुल नागा कम्युनिटी फेस्टिवल को यूज करती है टू प्रमोट इट्स कंजर्वेशन। That is beautiful. Now, the Ambubachi Mela in Assam, ये actually क्या symbolize करता है? ये नेचर से डीपली टाइड है। इट मार्क्स द एनुअल मेंस्ट्रुएशन कोर्स ऑफ द प्रिसाइडिंग गॉडेस एट कामाख्या टेम्पल, जो सिंबॉलिकली अर्थ की फर्टिलिटी और मॉनसून रेन्स के अराइवल को सेलिब्रेट करता है। I love how science and spirituality mix there. रथ यात्रा के दौरान वो गुंडीचर टेम्पल ट्रैवल करते हैं, उनकी रिटर्न जर्नी को क्या कहते हैं? द रिटर्न जर्नी इज नोन एज द बाहुदा यात्रा। Got it. और पुष्कर कुंभ इन उत्तराखंड, तुमने कहा ये मना विलेज में होता है, बट उस स्पॉट की एग्जैक्ट जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये केशव प्रयाग में होता है। दैट इज द एग्जैक्ट कॉन्फ्लुएंस कहाँ अलकनंदा और इनविजिबल सरस्वती रिवर्स मीट करते हैं। लेजेंड कहता है कि यही वो एग्जैक्ट जगह है कहाँ सेज वेद व्यास ने महाभारत कंपोज की थी। Wow, that literally gives me goosebumps. Finally, the Bathukamma Floral Festival in Telangana. इस नाम का मतलब क्या है? भत्तुकम्मा लिटरली ट्रांसलेट्स टू मदर गॉडेस कम बैक टू लाइफ। ये लाइफ और फेमिनिन एनर्जी का सेलिब्रेशन है यूजिंग मेटिकुलसली अरेंज्ड सीजनल फ्लावर्स। दोस्तों, now pause and practice saying Bahado Yatra is the return journey. इन शॉर्ट, इंडिया के फेस्टिवल्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड इकोलॉजिकल कैलेंडर्स हैं, ऑनरिंग एवरीथिंग फ्रॉम रिवर कॉन्फ्लुएंसेस टू रेयर फ्लावर्स। एकदम करेक्ट। नाउ फेस्टिवल्स हमेशा ग्रेट फूड और लोकल शॉपिंग मीन करते हैं, which brings us perfectly to our massive GI tag products list. The broad micro theme here is regional specialities. Think of this as mapping India through its unique local products. GI tag एक इकोनॉमिक टूल की तरह कैसे एक्ट करता है? देखो, एक GI टैग प्रोटेक्ट करता है लोकल फार्मर्स और व्यूअर्स को फ्रॉम इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पायरेसी। इट सिक्योर्स देयर ज्योग्राफिकल ऑथेंटिसिटी। Audience, I know you list prelims के लिए huge और intimidating लग सकती है, so let's break it down geographically. Think of the north first. उत्तराखंड के पास बद्री काऊ घी है, राजस्थान has नगोरी अश्वगंधा. उत्तर प्रदेश इज फुली पैक्ड। मथुरा जारी पोशा, द मीराट ब्यूगल, बनारसी शहनाएं, बनारसी तबला और हाईली एरोमेटिक कला नामक राइस। Moving east and northeast, सिक्किम दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाता है, द लेप्चा तुंगबुक एंड द लेप्चा पुमटुंग पुलित, जो बेसिकली एक बैम्बू फ्लूट है. वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज. नाउ लेट्स हेड साउथ। आंध्र प्रदेश से आता है इनक्रेडिबली फाइन पोंडुरु खाड़ी। केरला के पास है कन्नाडिपाया मठ। तमिलनाडु तो टोटली टैग से लोडेड है यार. अंबा समुद्रम चप्पू सामान जो वुडन टॉयज हैं, वरायूर कॉटन साड़ी, नमक्कल माकाल पातिरंगल स्टोन वेसल्स, थोयामाली राइस, कवंदापड़ी नत्तू सक्कराई जैगरी, कुंभाकोनम वेतिलाई पान और थोवालाई मनी का माला कॉरल बीड नेकलेस. फाइनली वेस्ट और सेंट्रल रीजन्स को कवर करते हैं। महाराष्ट्र बोस द गॉर्जियस पाइथरी साड़ी एंड कोल्हापुरी चप्पल्स। मध्य प्रदेश हैज छतरपुर फर्नीचर, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, ग्वालियर पॉपियर मशे, ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट और द प्रेशियस पन्ना डायमंड। Okay, let's lock these in with some cross questions. काला नमक राइस साउंड करता है जैसे नमक हो, but it's rice from UP. इसको हम कैसे याद रखें? वेरी इजी, जस्ट थिंक ऑफ यूपीज फ्रेग्रेंट ब्लैक सॉल्ट राइस। काला मतलब ब्लैक, नमक मतलब सॉल्ट, बट ये एक्चुअली एक हाईली न्यूट्रिशियस एरोमेटिक राइस वैरायटी है, हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धा। That is a great story. Down in Kerala, कन्नाडी पाया exactly क्या है? ये एक ट्रेडिशनल इंट्रिकेटली वोवन मैट है। मलयालम में वर्ड पया मैट को रेफर करता है। ओके. और सिक्किम के लेप्चा इंस्ट्रूमेंट्स, who are the lepcha? द लेप्चा एबोरिजिनल इंडिजिनस लोग हैं सिक्किम के, सो एनी जीआई टैग विथ लेप्चा इंस्टेंटली पॉइंट्स टू सिक्किम। इट इज एन इजी हैक। Smart hack. पोंडुरु खादी फ्रॉम आंध्र प्रदेश इतनी स्पेशल क्यों है कि उसे टैग चाहिए था? बिकॉज उसकी पूरी प्रोसेस, राइट फ्रॉम क्लीनिंग द कॉटन विद द जॉ बोन ऑफ अ वलूगा फिश टू स्पिनिंग इट, एंटायरली हाथ से की जाती हैं विदाउट एनी मशीन्स। इट इज एक्सेप्शनली फाइन। Beluga fish का jaw bone, that is wild. And Khajuraho stone craft? That one is a freebie यार।
द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश में हैं, तो द स्टोन क्राफ्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रीजन नेचुरली बिलोंग्स टू एमपी. सब लोग now pause and practice saying Kala Namak rice is from UP, Pondaru Khadi is from AP. In short, एक GI tag acts as a powerful economic shield, putting hyper-local, traditional Indian products on the global map. ये GI tags local heritage protect करते हैं, but कुछ places इतनी monumental होती हैं कि entire planet उनको protect करने के लिए step in करता है. Let's look at UNESCO World Heritage Sites and UCCN. The broad micro-theme is preserving heritage. और इसका background क्या है? Background here is global diplomacy through culture. जब यूनेस्को किसी साइट को स्टैम्प करता है, it becomes a protected asset for all of humanity. Let's dive into the core facts. सबसे पहले, the UNESCO Creative Cities Network, या UCCN. Lucknow just got designated for gastronomy for 2025. Other cities में आते हैं ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी for music, Kozhikode for literature, श्रीनगर और जयपुर for crafts, and Mumbai for film. फिर हमारे पास है इंडिया की 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स. इसमें 12 फॉर्मिडेबल फोर्ट्स आते हैं, इंक्लूडिंग रायगढ़, जो शिवाजी सेकंड कैपिटल था, विजयदुर्ग, खंडेरी आइलैंड, सिंधुदुर्ग एंड सुवर्णदुर्ग. Plus, we have 8 new sites on the tentative list, जो approval का वेट कर रही हैं. हाँ, लाइक एरामाटी दिब्बलू, रेड सैंड ड्यून्स इन एपी, तिरुमला हिल्स इन एपी, the Varkala Coast in Kerala, the Deccan Traps in Maharashtra, Salkhan Fossil Park in UP, Naga Hill Ophiolite in Nagaland, St. Mary's Island in Karnataka, and the Meghalayan Age Caves. It is a massive heritage portfolio. I need to ask you about these. Lucknow second Indian city है जिसको gastronomy tag मिला. पहला कौन था? The first was Hyderabad, famous for its biryani or halim, designated back in 2019. Delicious. Now, in Maratha forts में विजयदुर्ग को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? यूरोपियन नेवीज एक्चुअली विजयदुर्ग को द ईस्टर्न जिब्राल्टर कहती थी, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से सराउंडेड था और चौथी तरफ एक इम्पेनेट्रेबल वॉल थी. इट वॉज प्रैक्टिकली अनकॉन्करेबल. क्या बात है. What about Salkhan Fossil Park in UP? हम कितने पुराने फॉसिल्स की बात कर रहे हैं? We are talking 1.4 billion year old algae fossils located in the Kaimur range. ये डायनासोर्स को एक मैसिव मार्जिन से प्रीडेट करता है. 1.4 billion years. Mind blowing. And the Eramatti Dibbalus in Andhra? ये इनक्रेडिबली रेयर कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स हैं. इन्हें सबसे पहले 1886 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग ने डिस्कवर किया था. One more geological term, the Meghalayan Age Caves, specifically Momlu Cave. Okay. ये टेंटेटिव क्यों है? ममलू केव में एक स्थलाग्माइट है जो लिटरली अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री में मेगालेयन एज के बिगिनिंग को डिफाइन करता है. अ मैसिव ग्लोबल ड्रॉट इवेंट जो 4200 इयर्स अगो हुआ था. ये पहले से ही ग्लोबल फर्स्ट 100 जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स में लिस्टेड है. Audience, now pause in practicing. Vijayadurg is the eastern Gibraltar. Salkhan is 1.4 billion. In short, UNESCO recognition shifts these local forts and fossil parks into globally protected, untouchable assets. To truly understand हमने ये सब कैसे build किया, हमें thousands of years पीछे देखना होगा. This is our final area. Historical ports, ancient sites, harvest festivals and temples. The broad micro-theme is ancient India's footprint. मतलब ancient infrastructure, right? Exactly. ये उस ancient agriculture और spirituality को represent करता है जिसने subcontinent को बनाया. 3D printing से बहुत पहले we were engineering marvels. Let's start with ancient ports. हमारे पास बारी घाया है in गुजरात और तम्रलिप्ति in West Bengal. For the Indus Valley sites, we are looking at Mohenjo-Daro with its Great Bath, Dholavira known for water harnessing, Lothal's incredible dockyard, Kolibangan's ploughed fields, and Rakhigarhi, which is the absolute largest site. Plus Padta Bet in Gujarat, Harappa, Kodtiji और चन्हू-डारो भी. फिर हमारे हार्वेस्ट और न्यू ईयर फेस्टिवल्स आते हैं जो 16 एग्रीकल्चरल कैलेंडर को मिरर करते हैं. शिशुर संक्रांत इन कश्मीर, लोहरी और बैसाखी इन पंजाब, मागा साजी इन HP, खिचड़ी इन UP, बिहू इन असम, साजिबू चेरोबा इन मणिपुर, पोइला बोइसाख इन वेस्ट बंगाल. Ugadi in AP, Telangana and Karnataka, Gudi Padwa in Maharashtra and Goa, Vishu and Pongal in the south और universally मनाया जाने वाला मकर संक्रांति.
And finally, the monumental temples of the Chola Empire. The Brihadishwara temple in Thanjavur, built in 1010 AD by Rajaraja Chola I, इसको पेरुवुडायार कोविल भी कहते हैं. We also have Gangaikonda Cholapuram, built by Rajendra Chola I. The Simhachalam temple in AP, dedicated to the Narasimha avatar. The Sri Sailam Mallikarjuna Swami temple in AP, जो incredibly unique है. And the Chola Gangam Lake, इंडिया की सबसे बड़ी एंशिएंट मैन-मेड लेक. Phew, what an architectural legacy. फाइनल राउंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस दोस्तों. बारीगाया एक मैसिव एंशिएंट पोर्ट था. इसका मॉडर्न नेम क्या है? बारीगाया एंशिएंट ग्रीक नेम है फॉर मॉडर्न डे भरूच, जो कि गुजरात में लोकेटेड है. भरूच. नाउ धलावीरा इन द इंडस वैली, हरप्पा के कंपैरिजन में ये स्टैंड आउट क्यों करता है? देखो, ज्यादातर सिटीज में 2 पार्ट डिवीजन था, बट ढोलावीरा में एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्राइपार्टाइट यानी 3 पार्ट सिटी डिवीजन था. और क्योंकि ये एक एरिड रीजन में था, इसका वाटर हार्नेसिंग और रेजर्वॉयर सिस्टम इनक्रेडिबली एडवांस्ड था. नेक्स्ट मैं हमेशा चोला किंग्स में कंफ्यूज होती हूँ. बृहदेश्वरा और गंगाईकोंडा चोलापुरम किसने बिल्ड किया? Here's the timeline. The father, राजा चोला I ने मैसिव बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया. अपने बाप को आउटडू करने के लिए his son, राजेंद्र चोला I ने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनवाया आफ्टर कॉन्करिंग द गंजेस रीजन. ओह, फादर सन राइवलरी, गॉट इट. सिमाचलम टेम्पल की आर्किटेक्चर में क्या यूनिक है? ये ज्योग्राफिकली मिडल में बैठता है, तो इसमें ट्रेडिशनल ओरिसन आर्किटेक्चर और चालुक्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक ब्यूटीफुल यूनिक मिक्स दिखता है. लास्टली, श्री साइलम टेम्पल रिलीजियसली इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? Because it is incredibly rare यार. ये इंडिया के उन गिने चुने साइट्स में से एक है जो साइमल्टेनियसली एक ज्योतिर्लिंगा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड एक शक्तिपीठा डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती है. सब लोग नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सिंग. राजा बिल्ट बृहदीश्वरा, राजेंद्र बिल्ट गंगाईकोंडा, Bharuch is Barugaya. In short, the architectural genius and naval dominance of ancient India laid the absolute groundwork for our modern trade and engineering. दोस्तों, what an incredible, massive journey. Let's do a high-energy final recap. We covered it all. Yes, हमने स्टार्ट किया ग्लोबल साइंटिफिक ब्रेकथ्रू से, साउथ अफ्रीका ऑल्टरिंग जीनोम्स और जापान के 3D स्टेशंस. फिर India's indigenous tech, testing HOPE analog missions in Ladakh और giant lion plants build करना. हमने ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स एक्सप्लोर किए, लाइक डोकरा, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग एंड decoded those GI tags. We traced indigenous identities from the isolated Sentinelese to the Munda monkey governance system. We celebrated cultural festivals from Manipur की rare Shirui Lili to Odisha की Bahuda Yatra. We geographically mapped regional specialities with GI tags. We explored preserving heritage by looking at UNESCO's recognition of the invincible Maratha forts. And finally, we uncovered ancient India's footprint, walking from Lothal's ancient docks to the towering, gravity-defying Chola temples. It has been a wild ride across time. थोड़ा सोच लो दोस्तों, अगर हम एंशिएंट इंडस वैली की फ्लॉलेस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी लें, उसे चोला आर्किटेक्चर के मैजेस्टिक स्केल के साथ कंबाइन करें और आज की 6 आवर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बिल्ड करें, तो हमारे फ्यूचर की सिटीज कैसी दिखेंगी? That is a phenomenal thought. ये सब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे भविष्य का एक्चुअल ब्लूप्रिंट है. Keep that thought alive. मिलते हैं अगले डीप डाइव में.